सबसे पहले समझेंगे कि हार्ट अटैक है क्या। तो 60,000 माइल्स लंबाई की खून की नलियां एक व्यक्ति के शरीर में होती है। पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए समय कितना लगता है? तो ओनली 20 सेकेंड्स। वो अगर किसी कारण से वहां पे रुक गया तो 6 घंटों तक हार्ट का मसल अंदर फड़फड़ाता है, बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। 6 घंटों तक भी अगर उस हार्ट के मसल को खून का सप्लाई नहीं पहुंचा, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो निर्माण होता है वो खून की गुत्थी या ब्लड क्लॉट के वजह से निर्माण होता है। जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए फैट प्लाक होते हैं उनसे हार्ट अटैक डायरेक्टली नहीं होता। लोग आजकल गिर रहे हैं, हार्ट फेल हो जा रहा है और चलते चलते गिर जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हर एक बंदा जिसको हार्ट अटैक आता है उसे कार्डियक अरेस्ट होना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। अपने हार्ट में एक शक्ति होती है हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने की, जिस शक्ति को मेडिकल भाषा में कहा जाता है VO2 max। तो ये अगर हमें हार्ट अटैक टालने हैं हमें VO2 max बढ़ाना पड़ेगा। VO2 max बढ़ाना है तो हमें एक्सरसाइज के सिवाय दूसरा चारा नहीं मिलने वाला। डायबिटीज का भी कनेक्शन है हार्ट डिजीज? बहुत ज़्यादा। मैं तो उल्टा ऐसे कहूँगा कि डायबिटीज इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर हार्ट अटैक। उम्र लंबी बढ़ा कर लें उसके लिए क्या 3 टिप्स होंगे? जो खून की नलियां हैं उस खून की नलियों को जितना इलास्टिक रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके शरीर में हार्ट हेल्दी रहेगा। खून की नलियां इलास्टिक रखने के लिए सबसे बेस्ट होती है एक्सरसाइजेस। डायबिटीज से बचने के लिए 3 टिप्स। पहली टिप, रोज कोई भी खाना खाओगे उस खाने से पहले 2 टमाटर चबा चबा के खा लो। दूसरी टिप, अगर डायबिटीज अपने को कम रखना है तो फ्रीक्वेंट मील्स ना खाएं। एंड थर्ड टिप इज, आजकल एक इंजेक्शन आया हुआ है GLP, आपको पता होगा, वो वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओजेम्पिक। जी अच्छा। तो वो GLP का एंजाइम होता है। अच्छा। तो वो GLP कहाँ से निर्माण होता है? जब आप चीजें चबा चबा के खाते हो तो आपके सलाइवा से निर्माण होने वाला वो एंजाइम है जो 50,000 रुपए को आप इंजेक्शन ले रहे हैं, मुंह में लेके घूम रहे हैं। एब्सोल्युटली। सबसे बेकार 3 चीजें खाने। सबसे पहले शक्कर से बुरा उस दुनिया में कोई नहीं। सेकेंड इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा नमक। एंड द लास्ट थर्ड चीज दैट यू आस्क फॉर, वर्स्ट फॉर हार्ट एंड फॉर योर बॉडी, इज गोइंग टू बी। किसी को अगर हार्ट अटैक आ ही गया तो अस्पताल पहुंचने से पहले उस बीच में, उस दौरान क्या किया जा सकता है? इकोस्प्रिन गोली ये सबके घर में होनी चाहिए। तो ये अगर दिखाई पड़ा हार्ट अटैक है, ऐसा दिखाई पड़ा, तो इकोस्प्रिन 375 मिलीग्राम की गोली होती है, वो एक ले लो तो आप हॉस्पिटल तक पहुंचने तक आप बराबर पैसिफाई हो जाओगे। सेकेंड चीज अगर आपने करनी है तो अब हार्ट अटैक जिनको आ चुका है उनको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? ऐसे अगर लोग हैं तो उन्होंने इतना ध्यान में रखना है कि उन्होंने पानी पूरे 24 घंटों में 1.25 से 1.5 लीटर से ऊपर नहीं पीना है। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है उन्होंने। जनरली जो हमारे जैसे लेमैन है वो कोलेस्ट्रॉल को तो बुरा ही मानते हैं। हमें पता है LDL और HDL होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बुरा कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल ये कभी भी हमारे शरीर का विलन था ही नहीं। हमेशा से कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर का हीरो ही था। मिर्ज़ा गालिब 19वीं सदी में कहकर गए हैं कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। जब गालिब साहब ने ये शेर लिखा, ये गज़ल कही, तब दिल के दर्द को इश्क से जोड़ा जाता था। लेकिन आज दिल का दर्द एक बहुत बड़ी बीमारी और यहाँ तक कि महामारी भी कह सकते हैं। हर दूसरे तीसरे आदमी को आप दिल के रोग के साथ पाएंगे। जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो है हमारा हार्ट। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिलें जो मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी विश्वास रखते हुए एक ऐसा सेंटर खोलता है जो दोनों के मिक्सचर के साथ, दोनों के एक कॉम्बिनेशन के साथ होलिस्टिक हार्ट केयर पर ध्यान दे रहे हैं, तो बड़ी जाहिर सी बात है जिज्ञासा जागती है। जब हमने डॉक्टर रोहित के बारे में सुना तो हमारी भी जिज्ञासा जागी और हमने कहा कि उनसे संवाद करना तो बड़ा लाजमी है,
क्योंकि दिल का दर्द जो है वो अब इश्क से निकल कर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ गया है। डॉक्टर साहब, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माधव बाग के बारे में, आपकी इस अप्रोच के बारे में तो हम सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि MBBS करके और फिर आयुर्वेद की तरफ आना, लेगेसी है, जाहिर सी बात है, आपके पिताजी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे हैं और ट्रीटमेंट करते रहे हैं, तो ये ख्याल कब आया, पहला कि MBBS करना है, और दूसरा कि कुछ ऐसा एक होलिस्टिक हार्ट केयर की तरफ ध्यान दिया जाए जिसमें दोनों विधाओं का एक अच्छा सम्मिश्रण। तो क्या MBBS किया ही आपने इसलिए क्योंकि उस समय भी आपके दिमाग में विचार था कि MBBS करने के बाद ये विचार है? लेकिन एक छोटी सी अगर आप जर्नी भी अपनी बता देंगे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ज़रूर। जैसे आपने पूछा अभी, पहले MBBS जो करने का जो दिमाग में था, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट एट ऑल। तो मेरा और पढ़ाई का कुछ 36 का आंकड़ा था। अरे वाह, तो ये हम दोनों बीच कॉमन बात हो गई। मैंने भी 12th तक बायोलॉजी पढ़ी, लेकिन 12th में बायोलॉजी पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि नहीं मैं MBBS की तैयारी भी नहीं कर सकता मैं तो ऐसी कुछ चीज़ थी। लेकिन मेरे पिताजी का ये बहुत दृढ़ विश्वास था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, और उस दृढ़ विश्वास के वजह से डैडी ने मुझे MBBS की सीट दिलाई। अच्छा। और वो भी पेमेंट सीट के साथ। अच्छा। अब जब मैं चला गया, बम्बई में रहता था, बम्बई से चला गया लातूर, वहाँ पे पेमेंट सीट जो मिली थी, और वो पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे मुझे प्यार होना चालू हो गया उस पूरे MBBS के पूरे सिलेबस से, ह्यूमन बॉडी से। तो ग्रेजुअली वो सारी चीज़ें अपने आप में सीखता चला गया। तो एलोपैथी से आपको प्यार हो गया। कॉलेज में लोगों को इश्क होता है लड़के, अच्छा, इसीलिए आपने फिर दिल के दर्द को एक्चुअल कारणों से जोड़ा, दिल के दर्द को इश्क से नहीं जोड़ा एक्चुअली। लेकिन ये इश्क वाला जो मामला है ना, ये दिल के दर्द से अभी भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम जैसे आगे जाएंगे मैं उस पर भी थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन ये जो जर्नी थी MBBS, ये जो 5-5.5 साल जो पूरे थे वो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। एंड एट द एंड ऑफ द होल कोर्स आई वाज अ टॉपर इन सर्जरी। तो सर्जरी में मुझे फ्री सीट अब मिलने वाली थी हमारे यूनिवर्सिटी में। तो उस टाइम पे मैंने मेरे डैडी को कॉल किया था, जब लैंडलाइंस हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जब मैंने कॉल किया तो डैडी को मैंने बोला कि आई एम अ टॉपर इन सर्जरी एंड आई एम एलिजिबल फॉर फ्री सीट इन सर्जरी। तो उन्होंने मुझे साफ वहीं पे बता दिया कि तुम्हें सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं करना है, तुम्हें वापस आकर के आयुर्वेद करना है। आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज। मुझे ये सवाल हमेशा मुझे वो टाइम जो था वो अभी भी मुझे क्वेश्चन आता है। लेकिन उस टाइम पे जब डैडी ने मुझे बताया कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें आयुर्वेद ही करना है, आई वॉज कन्फ्यूज्ड। लेकिन उन्होंने ही मुझे MBBS के लिए भेजा था when I was not eligible for it। तो उनका ये मुझ पे उधार था जो मुझे चुकाना था। तब उन्होंने जब मुझे तभी बताया कि तुम्हें अब आगे आकर के आयुर्वेद करना है, आई हैड नो सेकेंड थॉट, आई सेड ओके, आपने बता दिया तो मैं करने वाला हूँ। सरेंडर का इससे खूबसूरत एग्जाम्पल कि कभी कभी वो 1-2 पंक्तियाँ, सॉरी आपको बस टोक रहा हूँ, कि अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्चुअली वैसी ही कुछ सिचुएशन थी। जब उन्होंने बता दिया है तो मुझे दूसरा कुछ सोचना था ही नहीं, क्योंकि आप ही ने मुझे अभी यहाँ तक लेके आए हो, आप ही ने कुछ सोचा होगा। सो आई वेंट बैक टू मुंबई एंड आई स्टार्टेड आयुर्वेदा लर्निंग फ्रॉम हिम। अब वो शुरुआत का टाइम जो था वो सीखते सीखते इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। आई हैड पास्ड आउट माय MBBS एज वेल एज फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब अपोलो हॉस्पिटल से साधारण 2000-2001 तक आई हैड कंप्लीटेड इट। अब वहाँ से जो डैडी के साथ मैंने आयुर्वेद सीखना शुरुआत किया था, तो उस सीखने में मुझे ये काफ़ी पता चला कि आयुर्वेद इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज सच एज अ साइंस इन इटसेल्फ। जब मैं एलोपैथी की पढ़ाई किया करता था तब भी उससे कोरिलेशन में जब आयुर्वेद पढ़ने की कोशिश की तो काफ़ी सा कोरिलेट होना शुरू हो गया। और
तब मुझे ये समझ में आ गया कि एक्चुअल दी साइंसेस आर नॉट डिफरेंट। ये आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, ऑल दी साइंसेस आर द सेम। अंदर से सारे साइंसेस सेम है। मैं यूजुअली ऐसे ही बताता हूँ कि एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये सारे साइंसेस ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे हैं। इनका काम है पृथ्वी पे सबकी रक्षा करना। वैसे ही इन सारे साइंसेस का काम है हर एक बंदे की रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखना। तो कौन से साइंस को कब इस्तेमाल करना है ये साइंटिस्ट ये फिक्स करता है। तो शायद साइंटिस्ट कभी गलत हो सकता है, साइंस गलत नहीं हो सकता। क्या बात। तो उसी हिसाब से फिर जैसे मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, प्यार तो मुझे एलोपैथी पे था ही, लेकिन पढ़ाई अब धीरे 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 मैं आयुर्वेद की कर रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे जो सारे दोस्त थे वो सारे एलोपैथी के थे, तो हमेशा मेरी बातें उनके साथ हुआ करती थी। मैं छुप छुप के डैडी को ना बताते हुए एलोपैथी की थोड़ी पढ़ाई और थोड़ी प्रैक्टिस भी किया करता था। सब कुछ करते करते 2004 वॉज द ईयर व्हेन द थिंग्स चेंज्ड। 2004 में मेरे डैडी को हार्ट अटैक आया। उस हार्ट अटैक के दौरान मैंने डैडी को हमारे जो सीनियर फिजिशियन थे उनके पास, उनके आईसीयू में मैंने उनको एडमिट कर दिया था। एंड दो 17 डेज जब डैडी उस आईसीयू में थे, उन 17 दिनों में मेरे डैडी की जो हालत जो मैंने देखी थी, क्योंकि उन्हीं 17 दिनों में और 2 बार हार्ट अटैक आया था ड्यूरिंग द एडमिशन इन द आईसीयू इटसेल्फ, एज वेल एज पैरालिसिस का, स्ट्रोक का अटैक आया था, एज वेल एज रीनल फेलियर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था। आई वॉज देयर विथ माई फादर। मैं उनके साथ अटेंडेंट बोल के था, मैं उनके साथ उनका बेटा बोल के था, मैं डॉक्टर बोल के था, मैं इमरजेंसी असिस्टेंट बोल के था। सारे के सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग वाज देयर। ये सब होने के बावजूद 17 दिनों के बाद आई लॉस्ट माय फादर। 17 दिनों के बाद उनका जब देहांत हो गया, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन था 17 दिनों का, वो 17 दिनों का फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वेंट आउट करना था। वो वेंट आउट करने के लिए यूजुअली 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो डॉक्टर या हॉस्पिटल पे वो गुस्सा निकाल दो, या आपकी वजह से ये हो गया, ये एक रास्ता यूजुअली लोगों के पास होता है। लेकिन दूसरा रास्ता जो होता था मेरे पास उस टाइम के लिए ये था कि उस रोग ने, जिसने मेरे पिताजी की ये दुर्दशा की थी, उस रोग को नहीं छोड़ूंगा। उस टाइम से मैंने वो शपथ ले ली कि आज से मेरा इस रोग के खिलाफ मेरी ये जंग शुरुआत हो गई है। अब तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक इस हृदय रोग को हरा नहीं देता। वहाँ से ये सिलसिला जो चालू हो गया, तो 2004 से लेकर के आज तक मैं जो पढ़ रहा हूँ, बार बार वही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलोपैथी में, जो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, फेलोशिप कर रहा था, तब भी जो पढ़ी नहीं थे वो अभी पढ़ता हूँ। और उसमें से कई सारी नई नई चीज़ें उसी किताबों में से निकल कर के आती है। और वो जो सीख मुझे मिली थी वो पहले 2-3 सालों में जो इंटेंसिटी से जो मैं पढ़ रहा था, उस सीख के वजह से जो ज्ञान निर्माण हो गया, वो ज्ञान जब इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, उस ज्ञान को पिछले साधारण 19-20 सालों में जो इम्प्लीमेंट किया है, वो जर्नी है माधव बाग की। तो ये पूरा जो किस्सा है, ये पूरी जर्नी जो है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस थे, कई सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस जब हम खुद से बात करना चालू कर देते हैं और खुद का पैशन हो जाता है इन छोटे छोटे सवालों को पूछ करके उनका जवाब निकालना, तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ अपने लिए हासिल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता, अगर हम उस पैशन से उसके अंदर चले जाते हैं। और उस पैशन से धीरे 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 आयुर्वेद पे इतना प्यार हो गया। उसका कारण ये था कि आप कोई भी अगर एलोपैथी का जो बेसिक ड्रग होता है, उस दवाई के बारे में अगर आप सोच लो, तो आपको कोई एग्जांपल्स दे देता हूँ। एलोपैथी में सबसे बेस्ट एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर पे काम करने वाली सबसे बेस्ट दवा जो थी वो थी रिसरपाइन, जो बैन कर दी थी कई सालों के बाद। और उस रिसरपाइन को इतना ब्लड प्रेशर वो उतारता था, तो वो रिसरपाइन इज नथिंग एल्स बट सर्पगंधा फ्रॉम आयुर्वेदा। अच्छा, अगर आप देखोगे तो एलोपैथी की अभी भी इस्तेमाल होने वाली सबसे बेस्ट कार्डियोटोनिक एजेंट विच इज कॉल्ड एज डिजिटैलिस,
जो हम लोग दवाई पेशेंट को देते हैं, वो डिजिटालिस कहाँ पे से आया है, तो इट इज़ नथिंग एल्स बट अ प्लांट कॉल्ड एज फॉक्स ग्लोव, और उसका आयुर्वेद जो उसको नाम देता है वो है रितपत्री। कई सारे ऐसी दवाइयां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इकोस्प्रिन जो यूजुअली लोग खून पतला करने के लिए खाते हैं, वो इकोस्प्रिन इज नथिंग एल्स बट आयुर्वेद का एक पेड़ है जिसे कहते हैं जलवेतस, दैट इज अ बैम्बू प्लांट डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा, जिसमें से इकोस्प्रिन का एक्सट्रैक्ट आता है। आजकल तो साइंस वो सारी की सारी जो बनाते हैं वो सारे केमिकल से बनाते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक वर्जन से पहले हुआ करता था दैट वाज दिस प्लांट, जहाँ से ये उगम हुआ था। लैब में मतलब बेसिकली आपने नेचुरल उसको जो है डिकोड किया और फिर उसको लैब में बना दिया। आजकल सिंथेटिक वर्जन होता है। राइट। तो बताने वाली बात ऐसी कि कई सारे ऐसे सारे के सारे एलोपैथिक ड्रग्स हैं जिनका बेस जो निर्माण हुआ है वो नेचुरल सब्सटेंसेस से हुआ है, और यही नेचुरल सब्सटेंसेस 5000 साल पहले आयुर्वेद ने उनके किताबों में बता के रखी हुई है। तो अगर वही ज्ञान को हम लोग लेकर के आगे चलते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी मच मोर बेटर, फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स। ये जब मुझे पहचान में आया देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग आयुर्वेदा, बट स्टिल आई लव एलोपैथी क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत सुंदर है। एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा धर्म है एज बीइंग अ डॉक्टर कि एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी क्या बेटर है, क्या बड़ा है, क्या छोटा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेशेंट कैसे ठीक होगा, ये हमारे लिए प्रायोरिटी रख के चले तो काम बहुत आसान हो सकता है। आपने ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात करी। अगर ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात वो करते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है एलोपैथी की, तो समझ में आता है कि भाई वो अपनी विद्या को प्रोपोगेट कर रहे हैं। पर कोई ऐसा इंसान जिसके पास तीनों चीज़ों की नॉलेज है, अगर वो कह रहा है कि बेटर है, तो मेरे ख्याल से लोगों को सुनना चाहिए। लेकिन सबसे पहली जो जिज्ञासा वो ये है कि आपने जब इस चीज़ को शुरू किया, बहुत मुश्किल होता है कन्विंस करना ना पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट को चाहिए तुरंत आराम। बहुत। और एक भ्रांति फैलाई हुई गई है कि भाई ये सारी साइंसेज नहीं है, साइंस वही है जो हमें एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, जो एलोपैथी में पढ़ाया जा रहा है। उससे निकल पाना कितना आसान है, कितना मुश्किल था शुरुआत में, माधव आपकी जर्नी की शुरू? यस। सो इस जर्नी में ना, जैसे आपने बताया ना, दिस वाज द राइट क्वेश्चन जो मैंने भी खुद को पूछा था। तो सवाल यही था कि एलोपैथी जो काम करती है वो फास्ट काम करती है और आयुर्वेद जो काम करता है वो स्लो काम करता है। ऐसे ही मुझे भी बता के रखा हुआ था। डैडी के देहांत के बाद जब मैं कई सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिला करता था टू लर्न मोर अबाउट आयुर्वेदा, उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि आयुर्वेद को काम करने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन मेरा जो पूरा उसमें से जो आया हुआ जो ज्ञान है दैट सेज राइट ऑपोजिट। आयुर्वेद को काम करने के लिए बहुत कम समय लगता है एज कम्पेयर टू एलोपैथी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आयुर्वेद जो काम करता है वो बेसिक रूट कॉज पे काम करेगा। एलोपैथी में वी जस्ट ट्राई टू मास्क द सिम्टम्स। सो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर यहाँ पे अगर उसके शरीर में ब्लड शुगर कम होने के वजह से कोई अगर अनकॉन्शियस हो जाता है, तो सबसे पहले हम उसके ज़बान पे डालते हैं शक्कर, और शक्कर डालते ही 2 मिनट में आदमी खड़ा हो जाता है। और ये शक्कर इज नथिंग एल्स बट डिराइव्ड फ्रॉम शुगर केन, और शुगर केन इज नथिंग एल्स बट आयुर्वेदा। सो अगर ये आयुर्वेदिक उपचार 2 मिनट में बंदे को खड़ा कर सकता है, सो देर इज नो मोर क्वेश्चन अबाउट इट। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स है विच कैन एक्ट एज एन इमरजेंसी मेडिसिन फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये मुझे हमेशा बताना होता है, इट इज नॉट अबाउट द मेडिसिन विच एक्ट स्लो और फास्ट, इट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन विच वर्क्स फास्ट और स्लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलोपैथी में कोई अगर मुझे दवाई दे करके उसको फास्ट एक्शन में लाना है, तो मैं उसको ज़बान से ना देते हुए मैं आईवी देने की कोशिश करूँगा, डायरेक्ट खून में डालने की कोशिश करूँगा। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट ऑफ द मेडिसिन। मैं दवा आपके शरीर में कहाँ से डाल रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है दवा से भी ज़्यादा।
सो एलोपैथी फास्ट कहने का कारण ये होता है कि वो दवाइयों को लाइसेंस मिला है कि वो डायरेक्ट खून में जा सकती है। वहीं कोई आयुर्वेदिक दवा जो होती है उसको लाइसेंस सिर्फ जबान से या बस्ती से इनिमा से जाने का लाइसेंस फिलहाल है। तो ऑब्वियसली अगर मैं जबान से कोई दवा खाता हूँ तो उसको काम करने के लिए 6 से 8 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। वैसे ही एलोपैथी दवा को भी लगेंगे। बट अगर वो दवाई मैं डायरेक्ट खून में डालता हूँ आईवी के स्वरूप से तो शायद वो दवा फास्ट काम करेगी। सो मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी विच एक्ट्स फास्ट और स्लो। ये वो दवा कैसे आप शरीर के अंदर उसे डाल रहे हो, पहुंचा रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। दवाइयों पे जो डिपेंडेंसी है वो कई बार आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन सेक्रीट कर रहे हैं उनके साथ इंटरफेयर भी करती है। जैसे मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हुआ 13-14 साल पहले, दवा लिख दी डॉक्टर ने, मैंने शुरू कर दी। आज मैं डिपेंडेंट हो चुका हूँ। आज मैं सोच ही नहीं सकता दवा पे जाने के लिए। 2 साल या 1 साल पहले ब्लड टेस्ट कराया तो HbA1c बहुत मार्जिनली ऊपर दिखा, तो बहुत मार्जिनली, मतलब 5.7 उनकी रेफरेंस रेंज थी, मेरा 5.8 आया होगा या 5.9 आया होगा। डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं, तुम सुबह खा लिया करो, ब्लड में से शुगर निकल जाएगा, तो क्या दिक्कत है। पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। एक्सीलेंट। मैंने कुछ खाना, लाइफस्टाइल चेंजेस किए, 5.4 आ गया। और आज ठीक है, वो लाइफस्टाइल चेंजेस हाँ वो ज़रूर करने पड़े, पर वो तो कितना ख़तरनाक है ये दवा पे डिपेंडेंस। और स्पेशली अभी जैसे मुझे तो 2 बार डॉक्टर ने बोला, आजकल लोग सेल्फ प्रिस्क्राइब भी कर लेते हैं। गूगल बाबा, डॉक्टर गूगल से पूछ के। दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। सबसे पहले समझ लेना है कि दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी इज़ लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी और उस पर धीरे 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 हम डिपेंडेंट होते चले जा रहे थे, वैसे ही ये एलोपैथी दवाइयों की डिपेंडेंसी है, गुलामी की तरफ ले जाए। एब्सोल्युटली। सो अंग्रेज चले गए, अंग्रेज दवाइयाँ छोड़ गए। सो चीज़ यहाँ से ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली अपने शरीर में, अगर आपने ब्लड शुगर का HbA1c का जैसे आपने बताया, तो HbA1c को ठीक तरह से समझने की ज़रूरत है। HbA1c इज़ लाइक अ 6 और 7 सीटर रिक्शा। उसको लाइसेंस मिला है 6 या 7 पैसेंजर्स को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए। मतलब कैसे, तो आपके शरीर में HB मतलब आपका हीमोग्लोबिन का काम होता है आपके शुगर को पूरे शरीर में ट्रैवल करवाना। तो ये हीमोग्लोबिन एक ऑटो है, एक रिक्शा है, जिस पे ये सारे 6 या 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर चिपक के पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं। तो अगर समझो इस रिक्शा पे, इस ऑटो पे अगर 6-7 पैसेंजर से ज़्यादा 10 पैसेंजर बैठ गए तो चांसेस आर देयर कि ये ऑटो थोड़ी सी एक्सीडेंट उसका शायद हो सकता है। वैसी चीज़ शरीर में HbA1c का होता है। अगर HbA1c यूजुअली आजकल तो देखा जाता है, इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन ऑल्सो कॉल्स दैट HbA1c 6.5 to 7 इज ऑल्सो नॉर्मल नाउअडेज। सो लेकिन अगर HbA1c 10 हो जाता है, 11 हो जाता है, तो उसका डैमेज शरीर में दिखना चालू हो जाता है। नाउ क्वेश्चन फिर से कम्स इन कि यहाँ पे फिर से दवाइयों पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत है क्या? तो अकॉर्डिंग टू मी नो। करना क्या है, तो अपने को लाइफस्टाइल, आपने जैसे बताया, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना इज़ द अल्टीमेट आंसर। इसके सिवाय दूसरा कोई भी उसमें आंसर निकलना नहीं चाहिए। कारण उसका ऐसा है कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, तो मेरे शरीर में, मेरे खून में जो 5-5.5 लीटर का खून होता है, उसमें शुगर यूजुअली कितनी होनी चाहिए? तो 5 से 6 ग्राम की शुगर आपके 5-5.5 लीटर में होनी चाहिए। अब तो इसका मतलब मैंने 5-5.5 ग्राम शुगर रोज़ खानी है क्या? तो नहीं, मेरा लिवर ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर करता है मेरे शरीर में रोज के रोज। तो एक्चुअली मैंने शुगर खाने की ज़रूरत है क्या? तो एब्सोल्युटली नॉट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जब हम रोज चाय 3-4 बार जो लेंगे उसमें 2-2 चम्मच शक्कर डालेंगे, तो अबाउट 10 to 20 ग्राम्स ऑफ शुगर हम लोग यूजुअली रोज के रोज कंज्यूम करते हैं और अपने खून में वो एक्सेस शुगर ला करके रख देते हैं।
तो अभी भी बॉडी बहुत होशियार होती है, उसके पास कई सारे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। तो बॉडी बोलती है ये शुगर आपने जो रखी है खून में, अभी मैं मेरे लिवर में रखवा देती हूँ, लेकिन कल नहीं खाना। तो ये शुगर जो उठा करके लिवर में अगर रख दिए तो आपका खून खाली हो जाता है, उसमें शुगर ज़्यादा दिखेगी नहीं, लेकिन लिवर में जा करके बैठेगी। अब 10 साल 20 साल ये शरीर का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म बचपन से आगे आगे आते वक्त चलते रहता है, और एक दिन ऐसा आ जाता है जहाँ पे लिवर फुल हो जाता है। लिवर का 1000 स्क्वायर फीट का उसका जगह है, वो बोलता है उसके आगे मैं नहीं रख पाऊंगा आपकी शुगर। अब लिवर बात करता है उसके गांव के घर से, जहाँ पे चर्बी का जो पूरा आपके शरीर में डेपो होता है, उसमें लिवर बोलता है उससे बात करके कि ओके मेरा घर फुल हो गया है, मैं गांव के घर पे रख देता हूँ थोड़े दिन के लिए। तो वहाँ पे जैसे चर्बी रखनी चालू हो जाती है, बिकॉज शुगर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैट। आपके शरीर में ये फैट में कन्वर्ट होकर के आपके शरीर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और 10-20 साल निकल जाते हैं, और ये भी कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, शरीर का एडिपोज टिश्यू चर्बी का डेपो पूरा फुल हो गया। तो उसके बाद अब सवाल पड़ता है कि अब कौन संभालेगा, क्योंकि अब आदत तो इतनी लग गई है शुगर खाने की कि लोग इतनी शुगर खाते खाते इतने सालों के बाद आदी हो जाते हैं उसको, और शुगर छोड़ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। होता क्या है ऐसे टाइम पे, लिवर एंड फैटी टिश्यू बोथ हैव नाउ रेज्ड हैंड्स कि हम अब आपकी मदद नहीं कर सकते। देन लास्ट स्टेज ये शुगर आपके खून में पड़ी रहनी चालू हो जाती है, और वहाँ पे आपकी ब्लड शुगर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। अगर मुझे इस शुगर के रोग को अगर रिवर्स करवाना है, तो रिवर्स भी गाड़ी को मुझे इसी प्रकार से रिवर्स करवाना पड़ेगा। तो पहले चर्बी का डेपो जो हमने पेट में अपने पूरे शरीर में छुपा के रखा हुआ आता है, उस पहले चर्बी को मुझे वहाँ से खाली करना पड़ेगा, उसके बाद लिवर को खाली करना पड़ेगा। चर्बी का डेपो और लिवर खाली हो गया तो दिस डायबिटीज़ कैन बी कंप्लीटली रिवर्स्ड। सो ये डायबिटीज़ जिसको हम दवाइयों पे लेकर के हम छुपाने की कोशिश करते हैं उस शुगर को, क्योंकि कोई भी दवा जो काम करती है, एलोपैथी की दवा जो काम करती है, वो काम कैसे करती है, तो आइदर उस शुगर को हम पेशाब के थ्रू बाहर फेंक सकते हैं, या तो फिर शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन बोल करके और लिवर में छुपा के रख देते हैं, या तो फिर शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं चर्बी में, जिसको हम फैटी टिश्यू में फिर से खोल करके अंदर ज़बरदस्ती घुसा देते हैं। सो इस प्रकार से हम शुगर को छुपा सकते हैं, लेकिन रोग को गायब नहीं कर सकते। अगर हमें इस रोग को रिवर्स करना है तो गाड़ी को इसी रास्ते से पीछे लाना पड़ेगा, एंड द ओनली आंसर इज व्हाट यू सेड, इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बहुत मिथ्स हैं, बहुत बड़े सारे मिथ फैले रहते हैं। जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एक और चीज़ जो मैंने करी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब थायराइड हुआ तो वज़न बढ़ने लगा, और लोग उनका अरे थायराइड हो गया अब तो कम नहीं होता, वज़न कम नहीं होता। मैं 106 किलो तक चला गया, वहाँ से आज 77 तक आ गया। एक्सीलेंट। तो ये मेरे ख्याल से एक आलस है लोगों का अपने आप को समझाने का कि नहीं 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 हो सकता, तो चलो फिर जाने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वेरी ट्रू। अब डॉक्टर साहब आप आए हैं तो हार्ट की बातें ना हो तो ऐसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले समझेंगे कि हार्ट अटैक है क्या। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हमारा खून जो होता है वो खून हार्ट अटैक के लिए मुझे ये थोड़ा सा बताने ज़रूरी समझता हूँ मैं। तो अपने शरीर में जो खून की नलियाँ हैं, तो एक व्यक्ति के शरीर में कितनी खून की नलियाँ हैं, तो मैंने अगर पूरे शरीर में से सारी खून की नलियाँ बाहर निकाल दी और एक दूसरे से जोड़नी चालू कर दी, तो एक व्यक्ति के शरीर में से इतनी खून की नलियाँ बाहर निकलेंगी कि पूरे पृथ्वी को 2 प्रदक्षिणाएं हो जाएंगी। इतनी खून की नलियाँ एक व्यक्ति के शरीर में होती है। मतलब डिस्टेंस में देखेंगे तो 60,000 माइल्स लंबाई की खून की नलियाँ एक व्यक्ति के शरीर में होती है। और उससे भी ज़्यादा पावरफुल बात यह है कि एक एंड से लास्ट एंड को आपके खून को ट्रैवल करने के लिए, ये पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए समय कितना लगता है, तो ओनली 20 सेकेंड्स। सो अगर स्पीड देखेंगे खून का तो 1,80,000 मील पर मिनट का स्पीड अपने खून का होता है। इस खून को जब कोई ब्लॉक कर देता है तो वो ब्लॉक करने वाला एजेंट अगर हार्ट को पहुंचने वाला खून का सप्लाई, जो हार्ट के मसल्स को अच्छा खासा काम करने के लिए, पंप करने के लिए हार्ट के मसल्स को जो खून का सप्लाई लगता है, वो अगर किसी कारण से वहाँ पे रुक गया तो 6 घंटों तक
हार्ट का मसल अंदर फड़फड़ाता है, बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। 6 घंटों में अगर उसे उसका खून का सप्लाई मिल गया तो एवरीथिंग वुड बी गुड इनफ, लेकिन 6 घंटों तक भी अगर उस हार्ट के मसल को खून का सप्लाई नहीं पहुंचा तो ये हार्ट का मसल डेड बोल के घोषित किया जाएगा एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज अ हार्ट अटैक। अब सवाल ये उठता है कि इस इतने स्पीड से दौड़ने वाले खून को कौन रोक सकता है, किसकी हिम्मत? तो ऐसा कहा जाता है हु इज द वर्स्ट एनिमी, तो द बेस्ट फ्रेंड कैन बी द वर्स्ट एनिमी। मतलब हार्ट का सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? तो हार्ट का सबसे बढ़िया दोस्त है उसका खून, और वही खून जब हार्ट के खिलाफ हो जाता है तो उसका दुश्मन बन जाता है। मतलब ये खून के इतने ट्रेमेंडस स्पीड को रोकने की ताकत किसकी है? तो खून में ही रखे हुए प्लेटलेट नामक सेल्स की, जिसको खून की गुत्थी या ब्लड क्लॉट कहा जाता है। तो ऐसा ब्लड क्लॉट अगर खून के बहते बहते कहीं बीच में ही ब्लड क्लॉट निर्माण हो गया तो ये ब्लड क्लॉट जाकर के खून का बहाव रोकने की ताकत रखता है, क्योंकि निर्माण हुआ है खून में से ही। कई लोग इस ब्लड क्लॉट को अननेसेसरीली मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ब्लॉकेजेस जो अपने एंजियोग्राफी में चर्बी के जो ब्लॉकेजेस दिखाई पड़ते हैं, फैट प्लाक्स दिखाई पड़ते हैं, उनको इस खून के गुत्थी से मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं और डर जाते हैं इन ब्लॉकेजेस को। लेकिन सवाल ठीक तरह से समझने की जरूरत है। हार्ट अटैक जो निर्माण होता है वो खून की गुत्थी या ब्लड क्लॉट के वजह से निर्माण होता है। जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए फैट प्लाक होते हैं उनसे हार्ट अटैक डायरेक्टली नहीं होता। ये कोलेस्ट्रॉल के फैट प्लाक्स जो होते हैं हमारे शरीर में 10-10, 20-20, 40-40 साल बैठे हुए रहते हैं। इधर ग्रो होते हैं, वैक्सीन होते हैं, वैक्स आउट होते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है वो उनका होता है, वो फैट प्लाक का जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। हार्ट अटैक जो आपने पूछा, हार्ट अटैक जो आता है वो ब्लड क्लॉट के वजह से आता है, फैट प्लाक के वजह से नहीं आता। तो ये ब्लड क्लॉट की हिम्मत हो सकती है उस ब्लड को रोकने की और हार्ट अटैक निर्माण करने की। तो कोलेस्ट्रॉल मुजरिम नहीं है? नॉट एट ऑल, इट वॉज नेवर अ मुजरिम। कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है। अब आजकल तो कोलेस्ट्रॉल मतलब जनरली जो हमारे जैसे लेमैन हैं वो कोलेस्ट्रॉल को तो बुरा ही मानते हैं। हमें पता है एलडीएल और एचडीएल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बुरा कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली सो आई विल एक्सप्लेन इट आउट। कोलेस्ट्रॉल ये कभी भी हमारे शरीर का विलन था ही नहीं। हमेशा से कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर का हीरो ही था। अपने मूवी का हीरो ही कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि एक ही ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आपको अगर मेमोरी अच्छी रखनी है तो आपको कोलेस्ट्रॉल लगेगा, आपको अगर विजन अच्छा रखना है तो कोलेस्ट्रॉल लगेगा, आपको मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है तो कोलेस्ट्रॉल लगेगा, आपके शरीर में कहीं भी वेयर एंड टेयर होता है उसको हील करना है तो कोलेस्ट्रॉल लगेगा, हर एक सेल लाइन की लाइनिंग अगर जो होती है मेम्ब्रेन उसके लिए लगेगा, वो भी कोलेस्ट्रॉल लगेगा, आपको हार्मोन्स बनाने हैं उसके लिए कोलेस्ट्रॉल लगेगा, हर एक चीज के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल लगता है। कोलेस्ट्रॉल ही जीवन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? तो इस कोलेस्ट्रॉल के जो ब्लॉकेजेस खून के नली के अंदर निर्माण होते हैं उनको लोग डर जाते हैं, लेकिन उसको ठीक तरह से समझने की ज़रूरत है। हमारे शरीर में खून की नलियां जो होती है उन खून के नलियों के अंदर की लाइनिंग होती है जिसे एंडोथीलियम कहा जाता है हमारी मेडिकल भाषा में। तो वो एंडोथीलियम जो होता है वो भी चर्बी से ही बनी हुई लेयर होती है, जो कोलेस्ट्रॉल से ही बनी हुई लेयर है। अब होता क्या है, उस एंडोथीलियम लेयर का धर्म होता है कि अपने खून के नली को साफ सुथरा रखना, कोई भी ब्लॉकेज निर्माण होने ना देना, कोई भी खून की गुत्थी या ब्लड क्लॉट निर्माण होने ना देना। ये उस एंडोथीलियम नामक लेयर का जॉब प्रोफाइल होता है। अब होता क्या है, कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, हम चिढ़ जाते हैं, बहुत शक्कर खाते हैं, बहुत नमक खाते हैं, बहुत तली हुई चीज़ें खाते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से अपने शरीर में जब स्ट्रेस हार्मोन निर्माण हो जाते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन नाम के, तो वो सारे हार्मोन्स आपके खून के नली के अंदर के लाइनिंग को डैमेज करने की ताकत रखते हैं।
जब कोई हम चिंता करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाता है शरीर में, और ये ऑक्सीडेशन आपके खून के नली के अंदर के लाइनिंग को डैमेज कर देता है। अब जो कोई भी डैमेज कहीं भी शरीर में होगा, धर्म है कोलेस्ट्रॉल का कि वहां पे जाकर के पैचअप कर दो। वो इन शॉर्ट एमसील जैसा काम करता है। अपने घर में कहीं भी लीकेज हो गया तो है एमसील लगा करके उसको सील कर देते हैं, वैसे ही अपने शरीर का एमसील है ये कोलेस्ट्रॉल। तो होता क्या है, जब भी कभी ये खून की नलियां अंदर से टीयर अप हो जाती है, अपने शरीर से कोलेस्ट्रॉल वहां से आकर के पैचअप करने की कोशिश करता है। समझो अगर साल भर में ऐसा कोई हमने चिंता कर ली और चिड़चिड़ कर लिया, गुस्सा कर लिया, और एक बार कभी हो गया तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट आजकल की जिंदगी में हम रोज उतनी ही शक्कर खाते हैं, उतना ही नमक खाते हैं, उतना ही गुस्सा करते हैं, उतना ही टेंशन लेते, और खुद की खून की नलियों को इतने बार डैमेज करते हैं कि लिवर को उतना कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यूस प्रोड्यूस करना पड़ता है। क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जैसे लिवर प्रोड्यूस करता है वैसे ही ब्रेन भी प्रोड्यूस करता है। हर एक सेल खुद का कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये डैमेज साइट को हील करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल लगेगा वो लिवर प्रोड्यूस करता है। और लिवर को ओपन टेंडर मिल गया कि आप जितना चाहिए उतना कोलेस्ट्रॉल बनाओ, क्योंकि आदमी सोचना कम नहीं कर रहा, तो जितना कोलेस्ट्रॉल बनाना है बना दो, तो उतना कोलेस्ट्रॉल निर्माण होगा। और वो निर्माण किया हुआ कोलेस्ट्रॉल लिवर में से डैमेज साइट तक ले जाने का काम होता है LDL कोलेस्ट्रॉल का। सो LDL और HDL ये दोनों आपके शरीर में रखे हुए ट्रक्स है। दीज आर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स कि आपका कोलेस्ट्रॉल लिवर में प्रोड्यूस हुआ तो अब उसे जाना है उस साइट तक, तो उस साइट तक पहुंचाने का काम LDL का है। और वो कंस्ट्रक्शन वहां पे हो जाने के बाद बाकी बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल फिर से उठा के लाना लिवर के पास, ये जॉब HDL का है। तो इसी कारण उसको LD और HDL कहा जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअल में एवरी कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल इज गुड। कोलेस्ट्रॉल का धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना। कोलेस्ट्रॉल वॉज नेवर एन एनिमी, वो कभी विलन था ही नहीं, उसको विलन बना के रखा गया। बहुत सारी चीज़ों को जो पुरानी रिसर्च थी वो आजकल चेंज होती जा रही है। एग योग के लिए कहा गया था वो नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर एक रिसर्च आती है कहती है कि अभी आपसे हमारी बातचीत हो रही है तो आपने बताया कि अब डायबिटीज़ का भी मापदंड चेंज होते जा रहे हैं। तो ये जब इस तरह से रिसर्च बदलती है तो वो आप लोगों को कैसे इम्पैक्ट करती है? बहुत इम्पैक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1994 जब मैं MBBS कर रहा था तब हमें सिखाया जाता था कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल 250 से 275 ये नॉर्मल पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अभी वो 175 तक आ गया। मैं भी तो मुझे भी जो पढ़ा था तो हमने जो पढ़ा था शायद वो गलत हो गया। फिर वैसे ही शुगर के लेवल से जब HbA1c नया निर्माण हुआ था पूरे मेडिकल की दुनिया में, तब HbA1c 6.57 was considered to be normal. Now they have got down to 5.7, which is not absolutely right. क्योंकि अपने शरीर में शुगर की ज़रूरत होती है। अब कभी भी किसी को बुखार आ गया, किसी को कुछ इंजरी होगी, किसी को कुछ ट्रॉमा हो गया, तो शरीर में शुगर यूजुअली बढ़ती है नेचुरली, क्योंकि उस शुगर का भी रोल होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन शुगर के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं खाता। जैसे हार्ट कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के सिवाय दूसरा कुछ उसको खाना पसंद नहीं, वैसे ही ब्रेन को आपके शरीर में शुगर के सिवाय कुछ खाना पसंद नहीं। तो जब भी कभी आप स्ट्रेस लोगे तो शरीर में शुगर का प्रमाण बढ़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को उतनी नीड है। अगर शुगर कम करवाना है तो इसको ठंडा कर दो, शुगर अपने आप ठंडी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ों का एक्चुअली इलाज हमारे पास ही है। अपनी सांस, अगर हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करने लगे तो बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। स्ट्रेस कम होगा तो ये शुगर और ये सारी चीज़ें। वेरी ट्रू। उसी पे एक बात बताता हूँ, सांसों पे ऊपर चित्रगुप्त जिनका काम होता है अपने पूरे ज़िंदगी का लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब रखना, तो ऐसा बोला जाता है कि ऊपर चित्रगुप्त के पास हमारी ज़िंदगी हमारे सांसों में लिखी जाती है।
तो एक ह्यूमन बीइंग एट अ सर्टन स्पेस, आप आराम से बैठे हो तो हर मिनट को एक ह्यूमन बीइंग हर मिनट को 16 से 17 सांसें यूजुअली लेता है। अब ये 16 से 17 सांसें अगर हर मिनट को लेता है तो उसी प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करके देख ले तो पूरे जिंदगी में अगर चित्रगुप्त साहब ने हमारे पास समझो 60 या 70 करोड़ की सांसें रखी हुई है हमारे बैंक में फिक्स डिपॉजिट में, अब हम पर वो डिपेंडेंट होता है कि हम सांसें की ये पूरी जो हमारे पास रखी हुई फिक्स डिपॉजिट है हम कितनी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। कई सारे लोग स्ट्रेस के वजह से, टेंशन के वजह से ज़्यादा सांसें लेते हैं, कई सारे लोग सिगरेट, पान, तंबाकू, बीड़ी इसके वजह से खुद के प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। ये सांसों का फिक्स डिपॉजिट जितने जल्दी ख़त्म कर दोगे प्रॉब्लम्स आएंगे। अब उसके ऊपर सोल्यूशन यूजुअली क्या बोला है आयुर्वेद ने 5000 सालों पहले, द बेस्ट सोल्यूशन इज प्राणायाम। प्राणायाम, ये शब्द का ही अर्थ देख लेंगे तो प्राण मतलब योर ब्रेथ, आयाम इज कंट्रोल। सो इफ एट ऑल यू स्टार्ट परफॉर्मिंग प्राणायाम एवरी डे तो आप सांसें लोगे 12 से 10 से 12 सांसें हर मिनट को लेना अगर चालू कर देते हो बिकॉज ऑफ एक्सरसाइजिंग लाइक प्राणायाम, तो आप हर मिनट 4 सांसें अगर आप बचा रहे हो तो आप जस्ट इमेजिन करो आपके फिक्स डिपॉजिट में कितना एडिशन हो सकता है और जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती है। डॉक्टर साहब, लोग आजकल गिर रहे हैं, मतलब हार्ट फेल हो जा रहा है और चलते चलते गिर जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? 2 अलग अलग चीज़ें होती है, एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हर एक बंदा जिसको हार्ट अटैक आता है उसे कार्डियक अरेस्ट होना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। अब होता कैसे, हार्ट अटैक मतलब क्या, तो अपने हार्ट में एक शक्ति होती है हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने की, जिस शक्ति को मेडिकल भाषा में कहा जाता है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स जो नॉर्मली एथलीट्स में आजकल ये ज़्यादा तरह से देखा जाता है, ये VO2 मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि VO2 मैक्स मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कंज्यूम्ड बाय योर हार्ट एवरी मिनट। आपका हार्ट कितना ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है हर मिनट को, मतलब VO2 मैक्स। अब नॉर्मल अगर हम समझो 40 से 60-65 की उम्र हम लेकर के चलते हैं तो उस उम्र में यूजुअली VO2 मैक्स मेल्स में, पुरुषों में कितना होना चाहिए, तो 35 ml से ज़्यादा, एंड फीमेल्स में होना चाहिए 30 ml से ज़्यादा। अगर ये VO2 मैक्स 35 या 30 नहीं है और समझो उसका VO2 मैक्स उस बंदे का 20 है या 12 से नीचे है तो अलग अलग प्रकार के इंडिकेशंस आ जाते हैं। जैसे जिसका VO2 मैक्स 30 या 35 है और उन बंदों में अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो उन्हें अपने हार्ट की इतनी ताकत रहती है कि उस हार्ट अटैक के खिलाफ वो बंदा जीत सकता है। लेकिन अगर किसी का VO2 मैक्स 25 या 20 से कम है और 12 से ऊपर है तो आए हुए इस हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ते लड़ते कई सारे हार्ट के मसल वो गवा बैठ सकते हैं। और उससे भी बुरा, अगर VO2 मैक्स 12 से भी कम है तो शायद हार्ट अटैक के बाद वो बंदा उठ ही नहीं पाएगा और वो कार्डियक अरेस्ट होगा। कैसे बढ़ा सकते हैं VO2 मैक्स? वेरी सिंपल। VO2 मैक्स बढ़ाने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे दैट एनीबडी कैन इंक्रीज द VO2 मैक्स इज गुड एक्सरसाइज एवरी डे। VO2 मैक्स इज इक्वल टू एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ योर हार्ट। जैसे हार्ट अटैक में होता क्या है एक्चुअली, जब कभी ये खून की गुत्थी, ये ब्लड क्लॉट अगर हार्ट के किसी खून के नली में जाकर के अटक गई और खून का सप्लाई हार्ट के मसल को नहीं मिला तो यूजुअली हार्ट छटपटाना शुरुआत कर देता है। उसके मसल छटपटाना शुरुआत कर दिए तो उनका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। मतलब गाड़ी अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड कर दी तो यूजुअली हम बैठे हुए रहते हैं, तब हमारे शरीर के हार्ट रेट यूजुअली कितना होता है, तो 70-80 के हिसाब से बेसल हार्ट रेट होता है। लेकिन हार्ट अटैक के टाइम ये हार्ट रेट धाड़ से बढ़कर के 160, 180, 200 तक भी पहुंच सकता है। और अगर मेरे हार्ट के मसल्स में उतनी ताकत नहीं है उस हार्ट रेट को संभालने की तो माय हार्ट कैन गो ऑफ। अब
यहाँ पे एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सरसाइज हर एक बंदे को, जब हम एरोबिक एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम हमारे हार्ट को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं, जिसको मायोकार्डियल कंडीशनिंग करके एलोपैथी में कहा जाता है। तो ये मायोकार्डियल कंडीशनिंग मतलब जब मैं दौड़ूंगा मैं हार्ट रेट लगाऊंगा 140 150 के, और फिर से स्लो करके फिर से 80 तक आऊंगा। तो ये जब मैं मेरे हार्ट को कंटिन्यूस सिखा रहा हूं, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर आए नीचे आए, तो उसकी आदत हार्ट को अगर हो जाती है तो हार्ट अटैक के टाइम उस हार्ट को उस हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने के लिए ज़्यादा बल मिलता है, और ऐसे टाइम पे एक्सीडेंट नहीं होंगे हार्ट अटैक के। तो ये अगर हमें हार्ट अटैक टालने हैं, हमें VO2 max बढ़ाना पड़ेगा। VO2 max बढ़ाना है तो हमें एक्सरसाइज के सिवाय दूसरा चारा नहीं मिलने वाला। आपने हार्ट रेट की बात करी, अच्छा एक्सरसाइज में भी अब तो मॉनिटर्स आ गए हैं, घड़ी पहन के आप अपना हार्ट रेट पता लगा सकते हैं। यस, एक्सरसाइज के टाइम पे भी एक मैक्स होता होगा ना, जैसे मेरा 170 तक जाता है, एब्सोल्युटली 160 170 तक, लेकिन मेरे ट्रेनर ने बोल रखा है कि 160 170 जाने लगे तो फिर स्लो इट डाउन, रोकना है। उसका एक फॉर्मूला है जी। आपकी उम्र सबको मालूम होती है, उनकी उम्र 220 माइनस योर एज। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा पकड़ के चलते हैं, किसी की उम्र 60 है, तो 220 माइनस 60 इज गोइंग टू बी समवेयर अबाउट 160 जी। अब ये 160 का आपके हार्ट, अगर पास्ट हार्ट अटैक का कोई हिस्ट्री हो चुकी है, पास्ट किसी डिसीज की हिस्ट्री हो चुकी है, तो 80% ऑफ दिस 160 इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम हार्ट रेट दैट यू शुड रन टू। अगर कोई भी डिसीज नहीं है, पूरे के पूरे हेल्दी बंदा है, तो 90% ऑफ दिस 160 विल बी द टारगेटेड हार्ट रेट दैट द पर्सन शुड एक्सरसाइज टू। तो ये एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगा करके फिर अगर हम लोग ये स्मार्ट वॉचेस अगर पहनना चालू कर देते हैं, दैट विल एड वैल्यू टू द होल साइंस। 220 माइनस योर एज, उसका 90% वो है आपका मैक्स की, वहाँ तक हार्ट रेट जाए, वहाँ पहुँच जाए, रुक जाओ, तुरंत रुक जाओ, नॉर्मल हो जाए, फिर चालू कर दो। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक का सर्दियों से और प्रातःकाल से कोई संबंध है? बहुत ज़्यादा संबंध है। यूजुअली ऐसा कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ डायurnal वेरिएशन। हमारे मॉडर्न मेडिसिन में डायurnal वेरिएशन कहते हैं, आयुर्वेद में उसे दिनचर्या कहते हैं। तो ये दोनों का कहना ये होता है कि प्रातःकाल यूजुअली सुबह उठने के बाद पेट साफ होता है सबका, पेशाब होती है सुबह उठने के बाद। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि होता क्या है, तो सुबह का टाइम जो साधारण 4:30 से 6:30 बजे का समय होता है, उसमें ब्लड प्रेशर अपने शरीर में सबसे हाई होता है। अब ये ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? क्योंकि यही समय है विसर्जन का, मूत्र विसर्जन, पुरुष विसर्जन, कोई भी हो, विसर्जन का समय है 4:30 से 6:30। कई बार हम इस समय को टाल देते हैं, और समय इतना ये होता है, सही होता है कि उस टाइम पे ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, ये उसका आदेश है। तो उस समय पे ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है। आप अगर उस टाइम पे उठ करके अगर मल मूत्र का विसर्जन कर देते हो, तो ये सारा ऊपर जो आने वाला प्रेशर है, ये प्रेशर से आप छुटकारा पाओगे। क्या बात। लेकिन कई बार वो समय तो अपना नींद में ही चला जाता है, तो उसके वजह से धीरे 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 वात अपने शरीर में बढ़ता चला जाता है, विच कीप्स ऑन अटैकिंग योर हार्ट एवरी नाउ एंड देन। लेकिन पिछले 20-40 सालों से आपके शरीर की प्रतिकार शक्ति, आपके शरीर की कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स आपको मदद कर रही है इस वात के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन आफ्टर अ सर्टन ड्यूरेशन, जब ये ताकत कम हो जाती है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म कहीं और इस्तेमाल कर लिया डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में, तो ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म यहाँ पे हार्ट को बचाने के लिए नहीं आ सकती। एंड एट दैट मोमेंट ऐसा दिखाई पड़ता है कि नॉर्मल हार्ट अटैक्स आर यूजुअली सीन इन द मॉर्निंग टाइम्स इटसेल्फ। ओके, डायबिटीज़ का भी कनेक्शन है हार्ट डिजीज? बहुत ज़्यादा। मैं तो उल्टा ऐसे कहूँगा कि डायबिटीज़ इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर हार्ट अटैक। अगर डायबिटीज आ गया है तो रॉ मटेरियल आपने खरीद के ला दिया है। अब उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट कब बनेगा,
ये समय पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो उसे रिवर्स करवा दिए। अगर किसी भी गोली को ना खाते हुए अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो यू आर डायबिटीज़ फ्री। और इस डायबिटीज़ का हार्ट से संबंध कैसा है, तो बहुत सिंपल। हमारे शरीर में जो खून की नलियां होती है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अपने शरीर के खून की नलियों में 5-5.5 लीटर खून होता है, उसमें 5-6 ग्राम शक्कर होती है। अगर मैंने शक्कर का प्रमाण इस खून में बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली माय ब्लड विल बिकम टर्बिड, मेरा खून गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़े खून को उस स्पीड से जो हमने शुरुआत में देखा था 1,80,000 मील पर मिनट के स्पीड से दौड़ने वाला खून, उसे अगर मेरा शरीर अगर ज़्यादा शुगर डालने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है तो उसका स्पीड ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। स्पीड रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली वो डैमेज ज़्यादा करेगा ब्लड वेसल वॉल के ऊपर, एज वेल हार्ट को पहुंचने वाला स्पीड भी खून का कम हो जाएगा। जहां पे हार्ट कहता है मेरी तनख्वाह मुझे हर मिनट की दे दो 225 ml की। अगर हार्ट को 225 ml की तनख्वाह हर मिनट को मिलती है तो हार्ट खुश। लेकिन डायबिटीज़ के वजह से अगर खून गाढ़ा हो जाता है तो ये तनख्वाह उसको हर महीने को नहीं मिल पाएगी, हर मिनट को नहीं मिल पाएगी, और ये डिले होता चला गया तो फिर से हार्ट कमज़ोर होता चला जाएगा। हार्ट कमज़ोर हो गया तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म काम पे नहीं आएंगे और हार्ट अटैक के टाइम हार्ट को लड़ने के लिए शक्ति निर्माण नहीं हो पाएगी। अच्छा, हमने कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ दोनों की, हार्ट डिजीज़ की भी बात करी, पर अभी जैसे कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ की बात करें तो आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए क्या वो है दवाई? कई सारे उपाय हैं। जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली एलोपैथी की दवाइयाँ क्या करती है, तो एलोपैथी की दवाइयाँ ऐसे प्रकार की होती है। HMG कोए रिडक्टेज इनिबिटर नाम का एक दवा का ये प्रिंसिपल है। HMG कोए रिडक्टेज ये एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है लिवर। अब लिवर में फिर ये दवाइयाँ जो स्टैटिन एलोपैथी के खाते हैं उनका काम होता है इस एंजाइम को ही बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा। अब अगर कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो जो डैमेजेस शरीर में होंगे उसके लिए लिवर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा लेकिन बाकी के सेल्स बनाएंगे, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड इनफ। तो वो प्रॉब्लम्स इनवाइट करोगे स्टैटिन्स लेकर के। लेकिन आयुर्वेद का कहना ऐसा है कि अपने शरीर में जब हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, अपने शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब जब हम सांसें अच्छी लेते हैं, प्राणायाम अच्छा करते हैं तो O2 नॉर्मली ऑक्सीजन O2 करके कहा जाता है, लेकिन इस ऑक्सीजन में अगर टूट हो गई, ये ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिए तो ये दो ऑक्सीजन अलग अलग जाकर के खून के नली में बहुत डैमेजिंग ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स बन सकते हैं जो आपके खून के नली को अंदर से डैमेज कर सकते हैं। अब अगर ये ऑक्सीजन जो O सिंगल मॉलिक्यूल हो गया और जाकर के सारे खून के नली को डैमेज करने वाला है तो आयुर्वेद का कहना ऐसा है कि उसे कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद मत करना। इस ऑक्सीजन जो इंडिविजुअल O मॉलिक्यूल जो आज जाकर के अतिरेकी बन चुका है, उस O मॉलिक्यूल को जाकर के आप वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट काम कर लो जो आपके इस O मॉलिक्यूल को दूसरा O मॉलिक्यूल डोनेट करके दोनों की शादी करा करके O2 कन्वर्ट कर देगा। तो इसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट कंसेप्ट। ये एंटीऑक्सीडेंट कंसेप्ट जो होता है वो आपके शरीर में ये जो ऑक्सीजन में ब्रेकेज होता है वो होने नहीं देता, हो भी गया होगा तो उनको फिर से जोड़ देता है। ऐसा एंटीऑक्सीडेंट कंसेप्ट बोला गया है आयुर्वेद में 5000 सालों पहले कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट घर ही घर में आप क्या कर सकते हो, तो आपके घर में हमेशा मैंने देखे सबके घर में तुलसी का पौधा तो होता ही है। तुलसी के 10-15 पत्ते निकाल दोगे, उसका जूस बना करके 10 ml भी पी लोगे तो 1,00,000 एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाते हैं जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। आपने समझो कद्दू जो होता है उसका आपने समझो जूस भी बना दिया, आपने जो ग्रीन वेजिटेबल्स आपके घर में होते हैं उनका जूस बना के ले लिया, आपने दिन में समझो एक करेला आपने खाना चालू कर दिया। अगर आपने खाने में से अगर समझो आप जो एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तेल में तली हुई चीज़ें कंज्यूम
कर रहे हो जो अंदर जाकर के ऑक्सीजन को तोड़ने वाली है, इन चीज़ों को कम कर दोगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। आपने यहाँ से टेंशन लेना थोड़ा सा कम कर दिया तो उसके वजह से जो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन निर्माण होकर के कोलेस्ट्रॉल की डिमांड बढ़ने वाली है वो भी कम हो जाएगी। कई सारे रास्ते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गोलियों के सिवाय। अब डायबिटीज़ भी एक ऐसी परेशानी है जिसमें गोलियां तुरंत प्रिस्क्राइब हो जाती हैं, क्या कहता है आयुर्वेद उसके लिए? बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आयुर्वेद का कहना है कि ऐसी कुछ कुछ खाने की चीज़ें हैं जो आपके खाने में नहीं होनी चाहिए, वो अगर आपने अवॉइड कर दी तो आपका काम सिंपल। दधिनी ग्राम्य उदक अनुप रसः पयांसी, ऐसे सिंपल एक श्लोक में उन्होंने बता के रखा हुआ है। दधिनी मतलब दूध से निर्माण होने वाली सारी चीज़ें आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस निर्माण करेंगी। उन चीज़ों को अगर आप रेगुलरली बहुत ज़्यादा लेवल में खा रहे हो या पी रहे हो तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, शुगर बढ़ने वाली है। फर्स्ट दधिनी के बाद ग्राम्य उदक अनुप रसः, मतलब आपके जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो होते हैं, ये जो नॉर्मली ग्राम्य मतलब ऐसे नॉन वेजिटेरियन फूड जो चिकन जैसे होते हैं, छोटे छोटे पशु जो चिकन जैसे होते हैं, उनका अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो तो आपको शुगर आ सकती है। अगर आप पानी में रहने वाले जैसे मछलियों का अगर आप खा रहे हो तो भी हो सकता है। एज वेल पोर्क मतलब जो बीफ वगैरह ऐसे खा सकते हो तो भी उसके वजह से आपके शरीर में डायबिटीज़ निर्माण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप कम कर दो, एज वेल उन्होंने ये भी कहा है नवान्नपानम गुड़ वैकृतम, मतलब नया धान्य जो खेत में अभी अभी बना है और अभी पॉलिश करके हमने चावल मंगाया, गेहूं मंगाया पॉलिश करके, दैट इज गोइंग टू मेक यू डायबिटिक। और उसी के साथ गुड़ वैकृतम मतलब शक्कर से या शुगर केन से बनने वाली सारी चीज़ें अगर आप खाओगे तो उससे आपको डायबिटीज़ होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डायबिटीज़ ना होने के लिए टाल सकते हो, एज वेल अगर होने के बाद आप उसको बंद कर सकते हो तो यू विल बिकम डायबिटीज़ फ्री इन सम अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये हुई खाने की चीज़ें। उसी के साथ आयुर्वेद ये भी कहता है कि अगर आपको भूख अभी लगी नहीं है तो ज़्यादा अभी मत खाओ। खाना भले ही स्वादिष्ट बना हो लेकिन पेट भर गया हो तो उससे ज़्यादा मत खाओ। दो खाने के बीच में ज़्यादा कभी मत खाओ, नहीं तो आजकल स्नैकिंग इज़ मोर देन द मील्स। तो ये स्नैकिंग का कंसेप्ट आयुर्वेद ने बोला है नहीं, आपको अगर पसंद है तो आपके खाने के थाली में खाने के समय पे खाओ, बीच बीच में नहीं खाना। तो ये सारे कई सारे कंसेप्ट्स आयुर्वेद ने बोल के रखे हुए हैं जिससे डायबिटीज रिवर्स करना इज नॉट अ टफ जॉब। इट इज वेरी वेरी सिंपल। नेचुरल पद्धति से अगर आप ये थोड़ा सा आपके दिमाग को कंट्रोल कर दो, थोड़ा सा डिसिप्लिन खुद में ला दो तो काम बहुत आसान हो सकता है। आपने वो बात करी ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। मैंने भी, मेरी घर में एक हाउसमेट आती है, उसको हैवी 400 डायबिटीज़, 400 शुगर। उसको मैंने बोला कि थोड़ा आप चावल कम खाइए या बंद कर दीजिए, रोटी थोड़ा सा कम करिए, शक्कर कम करिए। तो उसका जो पहला जवाब तो यही था, तो क्या करें, मर जाएं, खाएं ना मर जाएं। और ये फिर मुझे समझ में आया कि ये एक लत की तरह है। वेरी ट्रू। और उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसका भी जवाब हो सकता है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूजुअल पेशेंट्स पूछते हैं ये सवाल कि क्या खाएं, कि मैं गेहूं नहीं खाऊंगा, मैं चावल नहीं खाऊंगा तो खाऊं क्या? हाँ। तो जवाब बहुत सिंपल है। गेहूं को कई सारे ऑल्टरनेटिव्स है, जवारी, बाजरा, नाचनी, रागी, या तो फिर सोयाबीन, राजगिरा, बेसन, जौ, दाल का आटा, ओट्स, किनोवा, कोदरी, बहुत सारे ऐसे धान्य है जो आप रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने गेहूं भी अगर किसी को खाना है तो वो पॉलिश्ड मत खाना। उसको अगर व्हीट ब्रैन के साथ अगर हम खाते हैं तो रोटी थोड़ी सी कड़क हो जाएगी, रोटी थोड़ी सी खाने के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत रहेगी। अब वो भी कहे कि नहीं मुझे प्लेन वाला ही गेहूं खाना है, मुझे मस्त रोटी सॉफ्ट वाली ही खानी है, तो फिर मैं ऐसा बोलूँगा गेहूं खाना ही है तो 30 ग्राम से ज़्यादा गेहूं आपके एक टाइम के खाने
खाने में नहीं होना चाहिए। वैसे ही चावल के बारे में बात करेंगे तो चावल भी जो विद द ब्रैन आता है, विद द हस्क आता है, उसके साथ अगर आप चावल खाते हो तो वो चावल आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। लेकिन किसी ने कह दिया मुझे चावल तो मुझे पॉलिश्ड वाला ही खाना है, तो मैं उनको बताऊंगा कि चावल आप पानी में डाल करके उबाल लो, जो पानी ऊपर आएगा उस पानी को निकाल दो, क्योंकि उसमें वो स्टार्च आ गया है। तो स्टार्च उठा के आपने फेंक दिया, अब नए पानी में उस चावल को पकाना। अब उसके साथ भी मैं बताऊंगा कि अगर चावल आप पका रहे हो तो खुले बर्तन में पकाओ इंस्टेड ऑफ प्रेशर कुकर। उसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि वो चावल पकाते वक्त उसी में सब्जियां अगर डाल दी तो उस चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी कम हो जाएगा। और उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको चावल खाना ही है तो अगेन 25 to 30 ग्राम से ज़्यादा चावल एक टाइम पे नहीं खाना। तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं, ऐसा इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है। अगर आपको ये रास्ता पसंद नहीं तो उस रास्ते से लेके जाएंगे, लेकिन माधव बाग का धर्म यही है, हृदय रोग मुक्त भारत। इस मिशन को जब लेके चल रहे हैं तो रास्ते बहुत सारे निकलेंगे, आपने सिर्फ हाँ कह देना है, बाकी काम हम पे छोड़ दो। एक मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, बड़ा अच्छा लगा। मास्किंग करके उन्होंने ऐसे ही नाम दिया था, कोई साइंटिफिक वो नहीं है नाम, पर उन्होंने जो उनकी थ्योरी थी वो साइंटिफिक थी कि खाने को कपड़े पहना दो। कैसे? खाने से पहले कच्चा खाओ, सैलेड खा लो थोड़ी देर पहले और फिर खाना खाओ। एब्सोल्युटली। इसका क्या फ़ायदा है? बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली मैं ऐसे बताता हूँ कि लोग बोलते नहीं मैं तो बहुत फूडी हूँ, मुझे तो बहुत खाना पसंद है। चलो फूडी हो तो एक काम किया करो, रोज खाना खाने से पहले 3 बार 4 बार 5 बार जो भी जितना भी खाना खाओगे उससे पहले 2 टमाटर चबा चबा के खा जाओ। अब चबा चबा के क्यों खा जाओ? क्योंकि आजकल एक इंजेक्शन आया हुआ है GLP, आपको पता होगा, वो वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओजेम्पिक। जी अच्छा। तो वो GLP का एंजाइम होता है। अच्छा। तो वो GLP कहाँ से निर्माण होता है? जब आप चीज़ें चबा चबा के खाते हो तो आपके सलाइवा से निर्माण होने वाला वो एंजाइम है जो 50,000 रुपए को आप इंजेक्शन ले जो रहे हम मुंह में लेके घूम रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो हम ओजेम्पिक मुंह में लेके मतलब इन अ वे 100% से उसको हम यूज कर सकते हैं। 100%। तो अगर आप चबा चबा के खाना चालू कर देते हो तो अगर 2 टमाटर आप 5 बार खाने वाले हो, नो प्रॉब्लम, 5 बार 2-2 टमाटर खाना खाने से पहले खा लो तो उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो चबाने की वजह से GLP निर्माण होगा जो आपकी शुगर कम कर देगा। दूसरी चीज़, चबाने के वजह से जो आपके शरीर में जो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो यहाँ पे रिले मैसेज भेजता है इंसुलिन के लिए, वो अच्छी तरह से आना चालू हो जाएगा। तीसरी चीज़, आप जब खाना चबाओगे तो चबाने के वजह से उसके फाइबर्स जो बराबर अच्छी तरह से अंदर जा कर के शुगर एब्जॉर्ब होने नहीं देने वाले, उनका फ़ायदा हो जाएगा। एज वेल यही फाइबर अगर मैं खाना खाने से पहले खाता हूँ तो उसके बाद जो खाने वाला हूँ उसकी शुगर ही निर्माण नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो निकाल सकते हैं। तो आपने जैसे बताया, खाना खाने से पहले अगर मैं सलाद खाता हूँ 100% उसको फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक से बचने, हमने बहुत सारी बातें करी। हार्ट अटैक से बचने के लिए आजकल ना बड़ा ज़माना है एकदम क्विक फिक्स, तो 3 टिप्स आप दीजिए हार्ट अटैक से बचने के लिए। जी। सबसे पहला होगा डाइट। जी। डाइट में आप तली हुई चीज़ें जितनी कम खाओगे, जितना एक्सेस खाना खाते हो उतना कम खाओगे, एज वेल एज फ्रीक्वेंट मील्स करते हो उसको कम कर दोगे। तो सबसे पहला डाइट। सेकेंड इज गोइंग टू बी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब रोज़ सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा आपने एक्सरसाइज करनी चालू कर दी, यू विल बी अवे फ्रॉम हार्ट अटैक्स। एंड लास्ट इज गोइंग टू बी लेस ऑफ स्ट्रेस। ये 3 चीज़ें अगर आपने कर लिए तो हार्ट अटैक आपके नज़दीक भी नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, ये तो हुई बात कि हार्ट अटैक कैसे बचाया जाए। अब हार्ट अटैक जिनको आ चुका है उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? कई बार हार्ट अटैक आने के बाद हमारे शरीर में जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं उनकी पावर कम हो जाती है, जिसके वजह से कभी कभी लोगों के इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट का पंपिंग पावर जो होता है वो धीरे से कम हो जाता है। ऐसे अगर लोग हैं तो उन्होंने इतना ध्यान में रखना है कि उन्होंने पानी पूरे 24 घंटों में 1.25 से 1.5 लीटर से ऊपर नहीं पीना है। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है उन्होंने ही, जो 2D इको में लोग देख सकते हैं।
पहली चीज़। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है और अभी हार्ट अटैक आ चुका है, तो पहले 6 हफ्ते हार्ट अटैक के आने के बाद पहले 6 हफ्ते यू आर सपोज टू बी काम डाउन, यू आर सपोज टू बी कूल। अगर पहले 6 हफ्तों में अगर आप काम रहते तो हार्ट को रिहैबिलिटेट होने के लिए आसान पड़ता है। और 6 हफ्तों के बाद कोई भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जैसे माधव बाग का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, वैसे कहीं भी कोई भी आप रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो उस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हार्ट ने जो खुद की ताकत खो दी है फिर से उसको जिंदा कर सकते हैं, फिर से उस ताकत को निर्माण कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट बैक टू योर प्रोडक्टिव लाइफ एज अर्ली एज पॉसिबल। सबसे खतरनाक, सबसे बेकार 3 चीज़ें खाने में। सबसे पहले शक्कर। शक्कर से बुरा उस दुनिया में कोई नहीं है। सेकेंड इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा नमक। नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग को दिन भर में कितना नमक लगता है, तो 5 ग्राम का नमक, जिसमें 2.5 ग्राम का सोडियम होता है। तो अगर ये 2.5 ग्राम के सोडियम से ज़्यादा खाते हो नमक, तो यू आर गोइंग टू इनवाइट प्रॉब्लम्स। सो ये दूसरी चीज़ जो कम रखनी है। एंड द लास्ट थर्ड चीज़ दैट यू आस्क्ड फॉर, वर्स्ट फॉर हार्ट एंड फॉर योर बॉडी, इज गोइंग टू बी मैदा, विच इज़ सुपर रिफाइंड फ्लोर। ये मैदे की वजह से अपने शरीर में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये 3 चीज़ों को अगर आप हटा दो तो योर डाइट इज़ वेल इन कंट्रोल। अब इसी तरह मुझे बताइए, आप डायबिटीज़ से बचने के लिए 3 टिप्स अगर आपको देने हो तो क्या? सिंपल सी चीज़ है। पहली टिप, रोज़ कोई भी खाना खाओगे उस खाने से पहले 2 टमाटर चबा चबा के खा लो, ये पहली टिप। दूसरी टिप, अगर डायबिटीज़ अपने को कम रखना है तो फ्रीक्वेंट मील्स ना खाएं। कई बार सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 मील्स के सिवाय मुंह ना खोले खाना अंदर डालने के लिए। जितना आप 2 मील्स के बीच में 6-8 घंटों का मिनिमम गैप रखेंगे उतना बेहतर। अगर 12 घंटों का गैप रख के 2 मील्स पर डे पे आ गए तो भी आपकी शुगर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। ये दूसरा टिप। एंड थर्ड टिप इज, if at all you have about 750 grams to about 1 kg of vegetables a day, you will be able to reverse your diabetes at home itself. और आखिरी में, अमृत तो पाने के लिए, अमृत तो नहीं पा सकते, अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन उम्र लंबी बढ़ा कर लें उसके लिए क्या 3 टिप्स होंगी? ठीक है। जापान में एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि उनके लोग कई बार 110-120 साल तक जीते हैं। तो रिसर्च में ऐसा कहा गया था कि जो खून की नलियां हैं, उस खून की नलियों को जितना इलास्टिक रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके शरीर में हार्ट हेल्दी रहेगा। तो खून की नलियाँ इलास्टिक रखने के लिए जब रिसर्च देखा गया तो ऐसा देखा जाता है कि खून की नलियाँ इलास्टिक रखने के लिए सबसे बेस्ट होती है एक्सरसाइजेस। अब उसमें भी कौन सी एक्सरसाइज, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही खून की नलियाँ इलास्टिक रहेंगी। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में सबसे बेस्ट कौन सी है, तो योगा एक्सरसाइजेस। तो योगा एक्सरसाइजेस करके खून की नलियाँ इलास्टिक रखिए, खून की नलियाँ इलास्टिक रख करके हार्ट अटैक जैसी चीज़ों को दूर रखिए। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, तो लिमिट में रहे उसके लिए क्या 3 टिप्स आप देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़, सुबह उठते ही अगर आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जूस, अगर आप सुबह उठते ही 200 ml का ये जूस, कोई भी आपके घर में जो भी सब्जियां होंगी वो सुबह उठते ही पी लीजिए। दैट इज़ गोइंग टू फर्स्ट रिड्यूस डाउन योर एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जितना तला हुआ खाना जितना कम करेंगे, क्योंकि तले हुए खाने से हार्ट के खून के नलियों के अंदर की लाइनिंग डैमेज होती है और डैमेज हो गई तो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो कोई भी ये तली हुई चीज़ नहीं खाएंगे, सो दैट इज़ गोइंग टू नॉट लेट योर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज। एंड तीसरी चीज़, अगर ये तुलसी है या तो फिर कोई भी पौधे जो होते हैं जिनके पत्ते जो हमारे घर में यूजुअली होते हैं, 4-5 पत्ते भी रोज़ चबाने को शुरुआत कर दिए, या नीम के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, ये सारे पत्ते अगर चबाना चालू कर दिए तो उसके वजह से जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में निर्माण हो जाते हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी बड़ी समस्या है आजकल, तो 3 कोई टिप्स अगर आप देना चाहें
ओबेसिटी से लड़ने के लिए या रोकने के लिए? ओके, ओबेसिटी कम करनी है तो 2-3 चीज़ें सिंपल सी करनी है। सबसे पहला, कैलोरी ऑफ फूड। आप जो खाना खा रहे हो उसकी कैलोरीज आप एक बार देख लो। अगर उसमें मीठी चीज़ें हैं, अगर उसमें तली हुई चीज़ें हैं तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाती है। तो सबसे पहले पूरे 24 घंटों में यू शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 12 to 1500 कैलोरीज अ डे। ये पहली चीज़ अगर ओबेसिटी कम करनी है तो। दूसरी चीज़, पूरे 24 घंटों में अगर आप आपके खाने में 75 to 80% अगर वेजिटेबल्स अगर आप इंक्लूड कर दो तो आपको ओबेसिटी कभी हो ही नहीं सकती। एंड थर्ड लास्ट टिप, अगर ओबेस हो और खाना मतलब अब वजन कम करना है तो शाम को 6:30 या 7 बजे के बाद खाना बंद कर दो। उसके पहले जो खाना है वो खा लीजिए, 6:30-7 के बाद कोई खाना नहीं खाना। किसी को अगर हार्ट अटैक आ ही गया तो अस्पताल पहुंचने से पहले उस बीच में, उस दौरान क्या किया जा सकता है? एक गोली जो एलोपैथी की है, जो आयुर्वेद का जलवेतस नाम का पौधा है उसमें से निकल के आई हुई गोली इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन गोली ये सबके घर में होनी चाहिए। अगर हार्ट अटैक आता है और वो डायग्नोज हो गया कि वो हार्ट अटैक है, बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक बढ़ा हुआ है, ईसीजी खराब है, ट्रोपाई खराब है, तो ये अगर दिखाई पड़ा हार्ट अटैक है ऐसा दिखाई पड़ा तो इकोस्प्रिन 375 मिलीग्राम की गोली होती है, वो एक ले लो तो आप हॉस्पिटल तक पहुंचने तक आप बराबर पैसिफाई हो जाओगे। सेकेंड चीज़ अगर आपने करनी है तो एंग्जाइटी बिल्कुल रखनी नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी रखोगे तो फिर से हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हार्ट अटैक और वर्स हो जाएगा। दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, अगर हार्ट अटैक आया हो तो सबसे पहली चीज़ नज़दीक के हॉस्पिटल से कनेक्ट करके एम्बुलेंस मंगा करके एडमिट कर लो। डॉक्टर का धर्म है पेशेंट को बचाना। जितने जल्दी आप पहुंच पाओगे उतना जल्दी इस हार्ट अटैक को हम टाल पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, कोई 3 चीज़ें जो हमेशा हमारे पास रहनी चाहिए कभी हार्ट अटैक आ जाए तो 3 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ एस्पिरिन या इकोस्प्रिन जो दवा होती है, ये गोली अपने जेब में होनी चाहिए। अगर हार्ट अटैक आने की संभावना है तो एक गोली खाने की वजह से आपका हार्ट अटैक पैसिफाई हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सॉर्बिटेड, अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको चेस्ट पेन होते रहता है और किसी भी चीज़ से कम नहीं हो रहा है और हार्ट अटैक जैसी चीज़ों से आपको डर लग रहा है तो जेब में रख दीजिए इकोस्प्रिन। माधोबाग आने के बाद आपको ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन जेब में लेकर के घूमने से आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ सकता है। एक बार ठीक हो गए तो उसको जेब में से निकाल सकते हैं, दूसरी चीज़। एंड थर्ड थिंग इज़ गोइंग टू बी लैसिक्स। अगर हार्ट अटैक आता है तो लैसिक्स नाम की जो गोली होती है जो पेशाब के द्वारा आपके शरीर में से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती है ताकि फेफड़े में पानी जम न जाए और हार्ट अटैक वर्सन ना हो। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके घर में आप रखते हो तो हार्ट अटैक के खिलाफ आपके घर में यू आर वेरी वेल इक्विप्ड। प्रोटेक्शन। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही कंसल्टेशन कर रहा हूँ आपसे, मतलब मेरा पर्सनल कंसल्टेशन चल रहा है। पैंक्रेटाइटिस हुआ था, मैंने बताया था आपको। उसके बाद एक ही चीज़ हुई, मुझे बीपी आ गया उसकी वजह से। तो ब्लड प्रेशर का आयुर्वेद में मुझे टेल्मिकाइंड एच मैं रोज़ एक खाता हूँ और एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो कंट्रोल में रहता है। लेकिन छूट सकती है टेल्मिकाइंड एच भी? श्योर, व्हाई नॉट। एकदम सिंपल से दोनों तरीके से समझ लेते हैं, आयुर्वेद एज वेल एज एलोपैथी। जी। एलोपैथी का कहना ऐसा है कि ब्लड प्रेशर, ये अगर डेफिनेशन अगर देखोगे तो, और फिजिक्स में जाकर के हमने डेफिनेशन देख लिया तो फिजिक्स कहता है व्हेन एवर वॉल्यूम इंक्रीजेस अंडर अ क्लोज्ड कंटेनर प्रेशर इंक्रीजेस। ये फिजिक्स का डेफिनेशन हमको सिखाया गया था। सेम वे अगर हम ब्लड प्रेशर को ये अप्लाई करते हैं, व्हेन एवर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस अंडर अ क्लोज्ड नॉन इलास्टिक आर्टरी ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। मतलब यहाँ पे 2 प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, एक तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया और आर्टरी जो मेरी यूजुअल इलास्टिक रहनी चाहिए थी वो अब नॉन इलास्टिक हो गई है। ये 2 चीज़ें हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ये 2 चीज़ें होती क्यों है? तो सिंपल सी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ना मतलब मेरे शरीर में अगर मैं नमक ज़्यादा खा लूँ, शक्कर में ज़्यादा खा लूँ तो प्यास ज़्यादा लगेगी। प्यास ज़्यादा लगेगी तो हम ज़्यादा पानी पिएंगे और शरीर में वो पानी हम छुपा के रखेंगे। कई लोगों को उस पैरों में सूजन वगैरह दिखाई पड़ती है लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये पानी मेरे शरीर में ओवरलोड हो रहा है। तो ये वॉल्यूम ओवरलोड मेरे शरीर में जैसी होते चला जाता है तो मेरे शरीर का ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है।
अब ये एक बात होगी। और दूसरी बात, हमारी क्लोज्ड नॉन इलास्टिक आर्टरी, हमारी खून की नलियाँ यूजुअली इलास्टिक होती है, क्योंकि बैठे बैठे जैसे हमने देखी कि हार्ट की तनख्वाह क्या होती है, तो 225 ml की तनख्वाह रेस्टिंग फेज में। लेकिन अगर आपने दौड़ना चालू कर दिया, खेलना चालू कर दिया, गुस्सा करना चालू कर दिया, तो हार्ट बोलता है 225 में परवड़ेगा नहीं, मुझे 750 चाहिए हर मिनट को। सो यही खून का सप्लाई बढ़ाने के लिए योर हार्ट और योर ब्लड वेसल्स आर इलास्टिक। अब अगर इस इलास्टिसिटी की अगर हमने प्रॉब्लम कर दी, मतलब अगर बहुत गुस्सा करते हैं, शक्कर खाते हैं, नमक खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो ये अंदर से डैमेज होने वाली जो अंदर की लाइनिंग एंडोथीलियम थी, वो अगर एंडोथीलियम डैमेज हो गई तो अपनी खून की नली नॉन इलास्टिक हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें जब हो जाते हैं तो अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ये हुआ एलोपैथिक कंसेप्ट। अब देखेंगे आयुर्वेद का कंसेप्ट। आयुर्वेद का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। आयुर्वेद कहता है खून में, रक्त में पित्त रहता है। अगर ये पित्त का प्रमाण ज़्यादा होते चला जाता है शरीर में, तो ऑब्वियसली आपका शरीर ज़्यादा खून खौलेगा और उसके वजह से आपके शरीर में ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आ सकती है। बाकी भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट प्रोनाउंस्ड कारण है इन आयुर्वेदा। तो अगर हमको दोनों तरफ से, अगर हमको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ों को कम करना है, तो सिंपल सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला क्या है, तो हमारे खून की नलियों की अंदर की लाइनिंग को डैमेज ना करे। वो पित्त वहाँ से डैमेज करेगा और यहाँ से नमक वगैरह वाली चीज़ें डैमेज करेंगी। हरी मिर्ची, लाल मिर्च वाली जो बड़ी बड़ी तेज़ चीज़ें हम खाते हैं वो डैमेज करनी है, उनको कम कर दो। अपने आप आपकी खून की नलियाँ अभी जो एक्स्ट्रा डैमेज हो रही है, नॉन इलास्टिक हो रही है, वो फिर से नॉर्मल पे आ सकती है। सेम उसी के साथ यही चीज़ों की वजह से अपने शरीर में खून का वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीज़ें खाने में से कम कर दो, प्रॉब्लम्स अपने आप कम हो जाएंगी। अब आफ्टर हैविंग सेड दिस, सबसे इम्पॉर्टेंट कि ब्लड प्रेशर को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ से मैंने थोड़ा सा ठंडा हो जाना। क्योंकि होगा क्या कि जब भी कभी मेरा दिमाग गर्म होगा, ब्लड सप्लाई रिक्वायर्ड ऑल ओवर द बॉडी बहुत ज़्यादा लगेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ना ये अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, अपना एक कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज़्म होता है। फॉर एग्जांपल, किसी से झगड़ा हो गया तो दो ही रास्ते अपने पास होते हैं, आइदर फाइट या तो फ्लाइट। ये दो में से कुछ तो एक हमें चुनना पड़ता है। दोनों में से कुछ भी चुन ले तो भी ज़रूरत पड़ेगी अंदर ब्लड प्रेशर की। मारामारी करनी है तो भी ब्लड प्रेशर लगेगा बढ़ा हुआ, भागना है तो भी लगेगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाना ये शरीर का डिफेंस मैकेनिज़्म है। अब अगर शरीर हमेशा डरा हुआ रहेगा तो उसे हमेशा लगेगा किसी ना किसी से झगड़ा करना है, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा के ऑलरेडी रख देता है। एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल एंजाइटी या स्ट्रेस के वजह से आया हुआ ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड प्रेशर कम करना है तो फिर से दो ही चीज़ें करनी है। मैंने अच्छी खासी एक्सरसाइज जिसमें सारी चीज़ों का मिलन होगा, एरोबिक एक्सरसाइज होगा, फिर बाद में प्राणायाम होगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होंगे, सब प्रकार के एक्सरसाइज होंगे जिसके वजह से मैं खून की नलियों को फिर से इलास्टिक बना दूं। दैट इज़ वन। एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी खाने पे थोड़ा सा परहेज, जिसके वजह से एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ मैंने फ्लूइड जो अंदर छुपा के रखा हुआ है उसको कम करा दिया। तो दोनों भी कारण अगर कंट्रोल में ला दिए तो ब्लड प्रेशर रिवर्स करके या टेल्मा वगैरह जैसी चीज़ें हम कम कर सकते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ये टेल्मा या कोई भी कॉनकॉर, कोई भी जो दवाइयाँ होती है ये ब्लड प्रेशर कम करने वाली, ये कम कैसे करती है? तो आपका रोग गायब नहीं करती। ये करती क्या है, तो आपके खून की नली की जो एक डिस्टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको इस्तेमाल कर देती है और आपके खून के नलियों को चौड़ा करा के रख देती है परमानेंटली। अब ये चौड़ा रखने के वजह से आपके खून का ऑब्वियसली जो खून की नली का जो लाइनिंग है वो तो डैमेज होने के लिए तैयार हो चुका। सो अगर ऐसी दवाइयाँ जो आपकी खून के नली को चौड़ा कर रही है वो आप कंटिन्यूस रोज़मर्रा ज़िंदगी में ले रहे हो तो प्रॉब्लम्स इन्वाइट करने वाले हो। फर्स्ट। सेकेंड, दवाइयाँ जो होती है वो होती है ऐसी दवाइयाँ जो हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करा देती है। तो इस प्रकार से बीपी कम कराती है कि आपके हार्ट की जो मस्त ताकत होनी चाहिए थी उसी को मैंने कम कर दिया और ब्लड प्रेशर कम करा दिया।
तीसरी चीज़ ऐसी होती है कि हार्ट रेट जो नॉर्मली 72, 80, 90 तक होना चाहिए, आप भागते हो दौड़ते हो तब, ऐसी भी दवाइयाँ एलोपैथी की होती है जो आपके हार्ट रेट को लॉक कर देते हैं, स्पीड लॉक गाड़ी को जैसे होता है वैसे आपका हार्ट स्पीड ही नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों से आप दवाइयों को आप लेकर के ब्लड प्रेशर को जो छुपाने की कोशिश करते हैं वो छुपाने से बेहतर होगा उस ब्लड प्रेशर के डिसीज़ को रिवर्स कर दे। लगेगा क्या, तो थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल कर दिए, काम आसान हो सकता है। बहुत आसान सा आपने सोल्यूशन दिया है बहुत मुश्किल, ये अलग बात है। मुझे भी बड़ा समय लगा इस पे कंट्रोल करने में। वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज़ की हम बात कर रहे थे, तो क्या कुछ अर्ली साइन है, बॉडी कुछ अर्ली साइन देती है? अगर मुझे 30 दिन बाद आने वाला है हार्ट अटैक, तो मुझे पता चलेगा या मेरे आसपास किसी लोगों को पता चलेगा कि मुझे? यस, कई सारे साइंस होते हैं, कुछ कुछ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कुछ कुछ इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। सॉरी, मैं आप कट कर रहा हूँ, क्या ये एक्चुअली ग्रेजुअल प्रोसेस है, सडन नहीं है? अच्छा। यस, कैसा है, अब दोनों तरफ से समझ लेने की ज़रूरत है। हार्ट अटैक, अगर आप इस शब्द को अगर विश्लेषण करना चाहते हैं तो हार्ट अटैक इज़ एन एक्चुअल एट दैट मोमेंट होने वाली चीज़ है। वाइल हार्ट डिसीज़ मतलब हार्ट अटैक के पहले के कई साल और हार्ट अटैक के बाद के कई साल, ये दोनों ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब लोग उसको दोनों को एक साथ देख करके खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। तो हार्ट डिसीज़ के साइन सिम्टम्स क्या होंगे? तो फॉर एग्जांपल चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, हांफना पड़ रहा है, अगर हमको बैठे बैठे ही थकावट महसूस हो रही है, कभी कभी लेटते हुए भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कई बार ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है जिसे आजकल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है, कई बार रात के नींद में से उठ करके बैठना पड़ता है सांस कम पड़ने की वजह से, कई बार ये मोटापा जो बढ़ते चला जाता है उसके वजह से होता है, ऐसे हम नाम दे सकते हैं। लेकिन ये सारी सिम्टम्स हार्ट डिसीज़ आने वाले हैं, ये क्लियर कट दिखाते हैं। उसी के साथ चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त सीने में तकलीफ़ होना, चुभन सी महसूस होना, जलन सी महसूस होना, भारीपन, कोई पत्थर रखा है इस प्रकार से महसूस होना। कई बार इसी के साथ ये जो पेन होता है ये हाथ में, जबड़े में, पीठ में, गर्दन में, सब इधर रेडिएट हो सकता है। तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जो हार्ट डिसीज़ आपको दिखाते हैं। वैसे ही ये दो सिम्टम्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है पैरों पे सूजन, जो कई बार लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। कोई स्पेसिफिक जगह पैरों में सूजन? एब्सोल्युटली, ये शिन ऑफ द टिबिया जो होता है, इस पे अगर हमने अंगूठे से दबा के देख लिया तो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर सूजन है तो दैट इज़ अ सिम्टम और साइन जो आपको आगे बता सकता है कि हार्ट डिसीज़ अंदर धीरे 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 निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जो यूजुअली जितने जोश से हमेशा काम किया करता था, अब मेरा जोश कम हो गया है, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहता हूँ, दिस ऑल्सो कैन बी अ सिम्टम। कई बार पेट फूला हुआ लगना, टाइट लगना, बहुत सारा एकदम अंदर फुटबॉल जैसे एकदम प्रेशर टाइट हो गया ऐसे महसूस होना, ये भी हार्ट डिसीज़ का सिम्टम हो सकता है। और कभी कभी एक ऐसा सिम्टम, मतलब ज़ीरो सिम्टम, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिम्टम ना दिखाते हुए भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये हुए हार्ट डिसीज़ के सिम्टम। लेकिन हार्ट अटैक का सिम्टम ये बहुत तेज़ आता है। उस टाइम पे अंदर सीने में दर्द होना चालू हो जाता है। तो कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि हार्ट अटैक का पेन और नॉर्मल चेस्ट पेन, इसमें कैसे हम दोनों में डिफरेंशिएट कर ले। बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लोकेट कर पाता हूँ कि एक्चुअली मेरे शरीर में या सीने में दर्द कहाँ पे हो सक रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ हार्ट पेन। अगर वो लोकेट किया हुआ पेन, अगर मैं लंबी सांस लेने के बाद, लंबी सांस छोड़ने के बाद अगर दर्द बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्ट। अगर वही चेस्ट पेन अगर मेरे शरीर में, जो अभी मैंने लोकेट करके दिखाया, और चेस्ट पेन मेरे सांसों से संबंधित, अगर मैंने मूवमेंट करने के बाद वो पेन कम ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्ट पेन। सो अगर हार्ट का पेन कैसे होता है, तो वो एक्सक्रूशिएटिंग होता है,
कंट्रोल के बाहर जाता है, रेडिएटिंग आता है, वो गर्दन की तरफ कहीं भी रेडिएट हो सकता है और इतने ग्रेविटी से आता है, अंदर लोकेट नहीं कर पाते लेकिन महसूस होना चालू हो जाता है अंदर सीने में दर्द हो रहा है। ये अगर आता है तो ये हार्ट अटैक से संबंधित है। और इसी टाइम पे कई लोगों को पसीना आ जाता है, कभी लोग ठंडे पड़ जाते हैं, कभी कभी लोगों के पैरों की ताकत कम हो जाती है, कभी कभी यूरिन और स्टूल का कंट्रोल छूट जाता है, पेट एकदम टाइट हो जाता है, सांस लेने के लिए मुश्किल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल कि अगर कोई सिम्टम आता है तो सबसे पहला ईसीजी करा के देख करके, या ट्रॉप आई नाम की एक ब्लड टेस्ट होती है, उस पे से आप ये देख सकते हो कि ये जो तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ एक्चुअली हार्ट अटैक से संबंधित है या नहीं। सीढ़ी चढ़ने की आपने एक बात करी, कई लोग कहते हैं मत चढ़ो, हार्ट पे जोर पड़ता है। मैं रोज़ 14 माले चढ़ता हूँ। एक्सीलेंट। हालांकि छठे के बाद, 7वें के बाद पुश करना पड़ता है। ऑब्वियसली ठीक है ये? एब्सोल्युटली राइट। नॉर्मली इसी हिसाब से मैं लोगों को हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको हार्ट डिसीज़ है या नहीं, ये घर ही घर में आपको समझ लेना है तो एकदम सिंपल से, आपकी जो बिल्डिंग जैसे आपने बताया, अगर छठे माले तक अगर आप चढ़ सकते हो तो आपको 10 साल तक आगे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हार्ट के लिए। अगर तीसरे या चौथे माले पे जाने के बाद आपकी सांस फूल रही है तो आपको आगे के 5-7 सालों में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अब दूसरे ही माले को अगर आप सांस फूल रही है तो अगले 2-3 सालों में आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको नॉर्मल रास्ते पर चलते वक्त ही अगर सांस फूल रही है तो अभी उठ जाओ और अभी डॉक्टर के पास चले जाओ। माधवन क्लिनिक में आ जाइए आप। कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर भी पता नहीं भ्रांति कहें या क्या कहें कि एक इस तरह की भी थ्योरी चलती है कि उसकी वजह से भी लोगों को बहुत हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों के हार्ट कमज़ोर हो गए हैं। कितना सच है ये? कोविड के वैक्सीन से क्या होता है ये स्टिल अ क्वेश्चन। बट कोविड ये जो वायरस था, ये वायरस अपने शरीर में एंट्री पाथ जो था वो ACE चैनल में से अंदर आता था। अब ये ACE चैनल मतलब क्या है, तो अपने खून में जो अपनी खून की नलियां हैं, वो खून के नलियों के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसी दवाइयां काम करते हैं वैसे दवाइयां अंदर जाने के लिए उनके रिसेप्टर्स होते हैं हमारे खून के नलियों के ऊपर। तो ये एक रिसेप्टर का नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का ये रिसेप्टर होता है। तो ये रिसेप्टर में से अंदर आने वाला ये कोविड वायरस हुआ करता था, जो आपके खून के नलियों पे ही हमला करता था। तो कई बार ऐसा देखा गया है रिसर्च के बेसिस पे कि ये वायरस वहाँ से आने के वजह से डायरेक्ट खून की नलियों को अंदर से तोड़ देता है, एंड दैट लीड्स टू एक्स्ट्रावैगेंट ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी इटसेल्फ, जिसके वजह से शरीर को समय ही नहीं मिलता इससे कोप अप होने का, और वहीं पे लोग गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। So कई बार साइलेंट हार्ट अटैक्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट पोस्ट कोविड। अब उसका रिलेशन किससे लगाना है और किससे नहीं लगाना है ये तो रिसर्च के फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही तय होगा। लेकिन कोविड वायरस की ये ताकत थी कि उन खून की नलियों को बर्बाद करके रखना। कई बार लोग वैक्सीन से जोड़ते हैं, लेकिन कई बार लोग कोविड वायरस से भी जोड़ते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एवर इट इज़, जवाब बहुत सिंपल है कि उस खून के नलियों को जितने फास्ट हम उन खून की नलियों को स्ट्रॉन्ग कर दे अपने एक्सरसाइज और प्राणायाम के थ्रू, उतना ही ये प्रॉब्लम्स अपने भारत में होते हुए कम दिखाई पड़ेंगे। आपने एक्सरसाइज, प्राणायाम, इलाज की बात करी। आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है रिवर्सिंग डायबिटीज़ का, माधव बाग ने, उसके बारे में बताइए। ओके, नॉर्मली लोगों को हमेशा एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप सच हो तो एविडेंस दिखा दो। अरे आजकल तो एविडेंस का मतलब दौर चला है। आप कहीं जाके कुछ कर रहे हो तो भी लोगों को एविडेंस चाहिए कि आपने बम गिराया है कि नहीं गिराया। तो एविडेंस जब ये हमेशा जो समाज मांगता है, तो हमने तय किया कि एविडेंस अगर करना ही है तो ऐसा एविडेंस निर्माण करे कि जो दुनिया के लिए मिसाल कायम हो जाएगा।
तो what did we do was 661 डायबिटिक पेशेंट्स, हाँ 661 डायबिटिक पेशेंट्स जिनको 5-10 साल से डायबिटीज़ था और कई सारी गोलियां इंसुलिन के इंजेक्शंस लिया करते थे, उनकी जब 3 से 4 महीनों की ट्रीटमेंट अपने माधवबाग के क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में हुई, उसके बाद उनकी 1 महीने के बाद उनकी ऐसी टेस्ट की गई जिनको 75 ग्राम शुगर खिलाया गया। उस टेस्ट को बोला जाता है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाने के बाद 2 घंटे के बाद शुगर देखते हैं, वो भी नॉर्मल आनी चाहिए। तो हमने वही GTT टेस्ट 661 लोग, 661 डायबिटिक लोगों की ट्रीटमेंट करने के बाद दिखा दी कि ऑल ऑफ देम हैव रिवर्स्ड फ्रॉम देयर डिसीज। तो ये एक मिसाल कायम कर दी, क्योंकि लोगों को हमेशा सवाल होता है कि मुझे अगर फल आप पूरा का पूरा गारंटी कर रहे हो तो मैं कर्म करूंगा, जहां पे श्री कृष्ण ने बता के रखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज दुनिया में उल्टा है कि फल दिखाए तो ही कर्म करूंगा। तो चलो ये भी सही है, तो फल दिखा दिया है कि अगर आप कर्म करोगे तो आपका डायबिटीज इस प्रकार से रिवर्स हो सकता है, हेंस द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब डायबिटीज़ आप रिवर्स करा रहे हैं, मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरी रुचि वो बीपी में थी, उसके सवाल तो पूछ लिया मैंने, थायराइड में भी थी, पर उसका रिवर्सल का सवाल नहीं पूछा मैंने आपसे। हो सकता है थायराइड रिवर्स? एब्सोल्युटली। थायराइड अगर हम ठीक तरह से समझ ले, थायराइड का जॉब प्रोफाइल, हमारे गले के इधर जो बैठी हुई ग्रंथि है उसका काम होता है, वो हमारे शरीर की ऊर्जा स्थान है, हमारे शरीर का MACB का प्लांट है वो, जिसका काम है अपने शरीर में अच्छी खासी ऊर्जा निर्माण करना। अब होता क्या है, कई बार ये थायराइड पे समझो अगर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली उस MACB प्लांट को, इतने बड़े शहर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उस प्लांट को दुगना चौगुना काम करना पड़ता है, जहाँ पे थायराइड हार्मोन आपको TSH बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और हाइपोथायराइड कॉल किया जाता है। तो ऐसे समय पे सबसे बेस्ट होता है जो एक्स्ट्रा हमने सिटी का पॉपुलेशन बढ़ा के रखा हुआ है उसको कम कर दीजिए। कम कर देंगे तो ऑब्वियसली MACB उतना ही स्केल डाउन कर देगी खुद की इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। तो थायराइड रिवर्सल इज नॉट अ ग्रेट जॉब। हाँ, जब कभी थायराइड एंटीबॉडीज निर्माण हो जाते हैं शरीर में, वो अलग प्रकार का थायराइड का रोग होता है, वहाँ पे थोड़ी सी हमको ज़्यादा दवाइयाँ और ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन ये जो नॉर्मल आपने जैसे बताया हाइपोथायराइड, दिस इज नॉट अ टफ जॉब इफ एट ऑल दिस इज ड्यू टू ओबेसिटी। अच्छा, मेरा हाइपोथायराइड है, पर मेरा TSH बड़ा फ्लक्चुएट करता है। मैं आऊँगा क्लिनिक पे, ज़रूर मैं ये समझने आऊँगा कि क्या कर सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगर आपने बताया कि बिगेस्ट एनिमीज हैं, पर जब आप माधवबाग में ट्रीटमेंट करते हैं हार्ट का, तो कोई तरीका है इन सब चीज़ों से छुड़वाने का, या इट्स काफ़ी सारे? माइंड? हाँ, इट इज़ अबाउट माइंड, नो डाउट अबाउट इट। एक हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है लेप्टिन। उस लेप्टिन का धर्म होता है पेट में से निकल के, आपने खाना खा लिया, पेट में से निकल के अब दिमाग में जा कर के बता देना कि खाना मिल गया है, अब ज़्यादा खाना मांगो मत। ये जो ब्रेन के पास जाएगा ये लेप्टिन हार्मोन, तो ब्रेन खाना मांगना बंद कर देगा। लेकिन कई बार लोगों में लेप्टिन रेजिस्टेंस निर्माण हो जाता है, तो वो लेप्टिन रेजिस्टेंस के वजह से मैंने खाना भरपूर खा भी लिया तो भी 2 घंटों में इमीडिएटली ब्रेन मांगना चालू कर देता है, मुझे खाना भेजो। दैट इज कॉल्ड एज लेप्टिन रेजिस्टेंस। और वहाँ पे कई सारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में बता के रखी हुई सारी हर्ब्स है जो आपके इस लेप्टिन रेजिस्टेंस को भी कम कर सकती है। सबसे बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग डाउन लेप्टिन रेजिस्टेंस इज, खाना खाने से पहले आपने अगर पानी में आपने घी डाल करके घोल करके पी लिया तो आपके शरीर में लेप्टिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है। तो ये सिंपल तरीके हैं जो आपके लेप्टिन रेजिस्टेंस को कम कर दिए, तो यहाँ से आपका दिमाग जो ज़्यादा खाना मांगता है वही कम हो जाता है।
अब कई बार जिनकी विल पावर ज़्यादा अच्छी होती है, जिनको ये सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रखना है, तो उनको हमसे बताते हैं कि 5 से 7 दिन आपको यहाँ पे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने के क्वांटिटी पे और खाने के क्वालिटी पे। इस पे अगर आपने 5-7 दिन कंट्रोल कर दिया तो ये लेप्टिन रेजिस्टेंस टूट जाता है और आपका दिमाग एकदम अच्छी तरह से आपको डिसिप्लिन में खाना खिलाने के लिए तैयार हो जाता है। कई सारे रास्ते हैं जिससे हम इस लेप्टिन रेजिस्टेंस से व्यक्ति को छुड़वा सकते हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, पानी में घी, गुनगुने पानी में या नॉर्मल? गर्म, थोड़ा सा वार्म वाटर। अब घी को तो विलन बनाया हुआ है लोगों ने। घी वॉज नेवर अ विलन। घी में अगर आप देखोगे अभी जो नॉर्मल मॉडर्न रिसर्चेस जो आ रहे हैं, घी इज गोइंग टू बी द बेस्ट बून फॉर अ ह्यूमन बॉडी इन द फ्यूचर, जो रिसर्चेस निकल के आ रहे हैं उसके बेसिस पे, इंक्लूडिंग हार्ट। 100%। जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल कभी विलन था ही नहीं, और कोलेस्ट्रॉल विलन था नहीं, लेकिन घी ऐसे बोला जाता था। मैं जब MBBS में था, हमको सिखाया जाता था कि घी के वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन अभी जो रिसर्चेस आ रहे हैं, जो एक्चुअली 2-2, 4-4 हज़ार लोगों पे किए गए हैं, वो बोलता है घी खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, क्योंकि शरीर के अंदर डैमेजेस ही नहीं होते। तो घी के अंदर EPA DHA नाम के मैकेनिक्स होते हैं जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल अच्छा बना करके कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं। यही सारे EPA DHA आपके शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करवाते हैं। यही EPA DHA आपके शरीर में HDL को बढ़ा देते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को। यही EPA DHA आपके शरीर के खून के नली के अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, उसको सुधार देते हैं, मतलब ब्लॉकेजेस निर्माण नहीं हो सकते। यही घी आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस उतार सकता है, क्योंकि घी पचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी आपने प्रोटीन खाए या कार्बोहाइड्रेट खाए, इंसुलिन थोड़ा बहुत तो सीक्रेट होगा ही, लेकिन घी खाओगे तो इंसुलिन सीक्रेट बिल्कुल नहीं होगा। यही घी जो होता है, इसके अंदर विटामिन D3 जैसे विटामिन जो फैट सॉल्यूबल है, A, D, E, K, ये सिर्फ घी में से आप निर्माण कर सकते हो, घी से ही खा सकते हो। इसी घी का सबसे इम्पॉर्टेंट उपयोग होता है आपके शरीर में ल्यूब्रिकेशन निर्माण करना, आपके शरीर को ताज़ा तवाना रखना। सो घी के अनगिनत फायदे हैं, घंटों भर हम घी के ऊपर ही बात कर सकते हैं। घी के जैसा अमृत इस दुनिया में और कोई नहीं। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं और इसमें से क्या बेहतर है? नॉर्मली इट इज़ बिन सेड कि एंजियोप्लास्टी, जब आई एम अ मॉडर्न मेडिसिन ग्रेजुएट, एंजियोप्लास्टी का लिमिटेशन ये होता है कि मैं शुरुआत में, जैसे आम लोग भी ये समझते हैं एंजियोप्लास्टी ब्लॉकेज हटाने के लिए किया जाता है, तो सबसे पहला लिमिटेशन एंजियोप्लास्टी का ये है कि ब्लॉकेज एंजियोप्लास्टी में निकाल के नहीं लाते। एंजियोप्लास्टी मतलब क्या, खून की नली जो है उसमें अंदर ब्लॉकेज है, तो एक अंदर सिर्फ एक वायर डाली जाएगी जिसमें बलून चिपका हुआ है और बलून को फुलाया जाएगा। वो बलून को जैसे ही हम लोग इन्फ्लेट करते हैं, ये जो अंदर रखा हुआ चर्बी का माल है उसको दबा दबा करके वी प्रोट्रूड द ब्लड वेसल ऑन द एक्सटर्नल साइड। तो अंदर जो चर्बी जिसको आप निकालने गए थे वो तो अंदर ही है। सो रास्ता बनाया बस। एब्सोल्युटली। सो इट इज अ शॉर्ट टर्म फिक्स। अगर आपको अभी के अभी सोल्यूशन चाहिए था तो ये सोल्यूशन ले, लेकिन इन द लेटर कोर्स फिर से आपने खाना वगैरह वगैरह सब गलतियां करनी चालू कर दी, फिर से ये जो अंदर रखा हुआ चर्बी का पूरा जो मटेरियल है ये फिर से फूलता चला जाएगा एंड दैट विल क्रिएट न्यू प्लाक्स इनसाइड। सो एंजियोप्लास्टी का पहला लिमिटेशन है कि उसमें ब्लॉकेज निकाला नहीं जाता। ब्लॉकेज मतलब फैट प्लाक निकाला नहीं जाता, वो वहीं के वहीं जो आपका मटेरियल था वो वहीं के वहीं है। ये फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड, मुझे लगा कि ओके चलो प्लाक निकाला नहीं लेकिन खून का सप्लाई बढ़ता होगा, लेकिन एट द सेम टाइम
जब कई सारे ट्रायल्स हो चुके, सबसे पहला ट्रायल था जिसको कहते हैं इस्चेमिया ट्रायल, ISCHEMIA, कोई भी गूगल पे जाकर के देख सकता है। इस्चेमिया ट्रायल में ऐसा देखा गया कि साधारण 600 लोगों पे ये ट्रायल की गई, जिसमें देखा गया कि एंजियोप्लास्टी करने के बाद खून का सप्लाई हार्ट के मसल को बढ़ जाता है क्या, जिसके वजह से स्ट्रेस टेस्ट जिसको दौड़ा के देखते हैं खून का सप्लाई पहुंचा है कि नहीं देखने के लिए, दैट शोड नो इम्प्रूवमेंट एज कंपेयर टू ओरल मेडिसिन ओनली। तो वो भी एक लिमिटेशन है कि वो खून का सप्लाई भी बढ़ाने के लिए कम पड़ गया। तीसरी चीज थी कि ये करने के वजह से चेस्ट पेन गायब होगा, ऐसे बोला जाता था। लेकिन तीसरी ट्रायल जो की गई ऑर्बिटा, ORBITA, जो भी गूगल पे अवेलेबल है, US में, UK में की गई थी 200 लोगों के ऊपर, जिसमें ये देखा गया कि इनको शैम एंजियोप्लास्टी की गई, मतलब झूठी एंजियोप्लास्टी 200 लोगों को, और 200 लोगों को सच्ची वाली एंजियोप्लास्टी, दोनों को बताया सच्ची वाली एंजियोप्लास्टी और भेज दिया घर पे। 6 हफ्तों के बाद वापस बुलाया। तो ट्रायल में ये सवाल था कि दोनों में से कौन से ग्रुप को ज़्यादा बेहतर लगा है। तो ऐसा दिखाई पड़ा कि जिस ग्रुप की जो झूठी एंजियोप्लास्टी हुई थी, जो शैम प्रोसीजर हुआ था, उन बंदों को ज़्यादा बेटर लगा था एज कंपेयर टू जिनकी सच वाली एंजियोप्लास्टी हुई थी। सो प्लासिबो के कंपैरिजन में एंजियोप्लास्टी ने कोई बेनिफिट नहीं दिखाया चेस्ट पेन कम करने के लिए। ये कई सारे लिमिटेशंस है एंजियोप्लास्टी के, लेकिन दुनिया में आज वही ज़्यादा चलता है क्योंकि लोगों के लिए शॉर्ट टर्म फिक्स चाहिए। मैंने कुछ तो कर दिया, किसी को खुद के लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना है। ये बहुत पेनफुल है क्योंकि शॉर्ट टर्म फिक्स शॉर्ट टर्म में ही रहेगा, लॉन्ग टर्म में ये अपने शरीर को फ़ायदा नहीं दे सकता। लॉन्ग टर्म में अगर शरीर को कुछ बेनिफिट चाहिए तो दैट इज़ गोइंग टू बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपका माधव बाग आयुर्वेदिक पंचकर्म ट्रीटमेंट, ये क्या है? बताता हूँ। नॉर्मली इट इज़ बिन सेड कि शरीर की खून की नलियाँ, इनको एक वैसोडाइलेटरी उनकी ताकत होती है इलास्टिसिटी की। अगर उन खून की नलियों की इलास्टिसिटी की ताकत बढ़ा दी जाए, जो एंजियोप्लास्टी में एक ही लेवल में जहाँ पे मैंने खून के नली को चौड़ा करके रख दिया, उस एक एरिया में अगर मैं पूरे शरीर के खून की नलियों की इलास्टिसिटी अगर मैं पावरफुल कर दूं, तो शायद शरीर में कोई रोग ही नहीं होगा। तो आयुर्वेद में 5000 सालों पहले बता के रखा हुआ है, स्नेहन स्वेदन बोल के एक अभ्यंगम करके एक प्रोसीजर होती है, जिसमें औषधि तेल बनाया जाता है, जो पूरे शरीर को एक स्पेसिफिक स्ट्रोक से पूरे शरीर को रगड़ा जाता है। जो तेल अंदर जैसी अंदर सीप इन होता है, इट गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू द डर्मिस एपिडर्मिस, और अंदर जाकर के पूरे खून में जब मिल जाता है तो खून के अंदर के लाइनिंग को पावरफुल करने की वो कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जो आयुर्वेद में 5000 सालों पहले बता के रखी हुई है, वही माधव बाग करने की कोशिश करता है विद संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण नेम्ड आयुर्वेदिक प्रोसीजर, जिसमें 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला स्नेहन, मतलब औषधि तेल जो होता है पूरे शरीर को मसाज किया जाता है, और उसके वजह से अपने शरीर की खून की नलियां जो पूरी तंग गई है, पूरी की पूरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, उनको रिलैक्स कर दिया जाता है, जिसके वजह से हार्ट के ऊपर आने वाला लोड इन खून की नलियों का कम हो जाता है, हार्ट गेट्स रिलैक्स। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस जो होती है उसे कहते हैं हम स्वेदन। स्वेदन मतलब पूरे शरीर को हम औषधि बाफ देते हैं, मेडिकेटेड स्टीम देते हैं, जिसके वजह से बॉडी लूजेस आउट द टॉक्सिन्स थ्रू द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, दैट इज योर स्किन। आपकी त्वचा जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, उसमें से आप 1-1.5 लीटर पूरा स्वेट बाहर फेंक देते हो, और इस स्वेट में बाहर जाता है तो ऑल दीज टॉक्सिन्स रिलेटेड वाटर एंड सॉल्ट, तो ये दोनों बाहर फेंक दिए तो बॉडी का वजन भी आधा किलो से कम हो जाता है इसी एक प्रोसीजर में। तीसरी प्रोसेस इसी में होती है हृदय धारा। हृदय के जगह पे जहाँ पे आपके इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वहाँ पे अगर औषधि काढ़ा जो होता है उसको वहाँ पे डिकॉक्शन रखा जाता है, जिसके वजह से वहाँ के लोकल मसल्स गेट मोर एंड मोर एक्टिवेटेड। सो जिनको चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में दर्द होता है, वो भी सारी चीज़ें कम होनी चालू हो जाती है। एंड लास्ट फोर्थ प्रोसीजर इज कॉल्ड एज बस्ती, दैट इज लाइक एन इनीमा, जिसमें आयुर्वेदिक
डिकॉक्शन, जो आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ डिकॉक्शन होता है, वो 100 से 200 ml का डिकॉक्शन हम शरीर के अंदर डाल देते थ्रू द एनिमा। वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो गया तो 6 घंटों में हार्ट के पास पहुँच के हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया तो आपका हार्ट फिर से मजबूत होना शुरू हो जाता है। 5000 सालों पहले आयुर्वेद में बता के रखी हुई ये सारी प्रोसेस है, हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एलोपैथी और या आयुर्वेद क्या बेहतर है? मेरे हिसाब से वो डॉक्टर बेहतर है जो ये दोनों साइंसेस को साथ लेके चलता है। अरे वाह, क्योंकि होता क्या है, मैंने जब देखा है तो एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे रिसरपाइन, हाँ, जो मेडिसिन मैंने ब्लड प्रेशर के लिए बताई, उस रिसरपाइन की जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे ऐसे पता चला वही रिसरपाइन जब मैं एक्टिव मॉलिक्यूल मैं निकाल करके उसको सिंथेटिक बनाता हूँ तो वह एलोपैथिक हो जाता है। वही रिसरपाइन अगर मैं पूरा पौधा अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ काढ़ा बना के या चूर्ण बना करके तो वो आयुर्वेदिक हो जाता है। और वही राउल्फिया सर्पेंटिना नाम का पौधा अगर मैं अल्कोहल में ट्रिचुरेट करता हूँ और उसका एक्टिव प्रिंसिपल निकालता हूँ तो वो होम्योपैथिक हो जाता है। सो एट द एंड ऑफ द डे एलोपैथी, आयुर्वेद एंड होम्योपैथी ऑल आर द सेम, क्योंकि एक्टिव प्रिंसिपल अंदर सेम ही रहने वाला है। मैं किस प्रकार से उसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ और किस प्रकार से शरीर के अंदर पुश करता हूँ, इससे अलग अलग साइंसेस जुड़ते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बॉडी इज द सेम। सो वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद या होम्योपैथी हो, दवा तो ह्यूमन बॉडी को ही लगने वाली है। अगर मुझे कोई लाइफस्टाइल डिजीज है तो मुझे माधव बाग क्यों आना चाहिए? सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको लाइफस्टाइल डिसीज़ है और आपको उसे जड़ से रिवर्स करना है और किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहते हुए करना है तो माधव बाग इज़ अ सल्यूशन फॉर यू। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस डिसीज़ के साथ ऐसे ही रह लूँ और बाद में जब डिसीज़ मुझे मारेगा तो मैं एकदम बुरी तरह से, मुझे तकलीफ़ होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो माधव बाग आपके लिए नहीं। अगर आप डिसिप्लिन होना चाहते हो, खुद की लाइफ खुद के बलबूते पे जीना चाहते हो और किसी पर भी लाइफ के अगले समय में आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो तो माधव बाग इज द आंसर। पर एक बार अगर हम आ गए तो क्या हमें बार बार आना है, या एक बार हमने आ गए, आपने रास्ता दिखा दिया, उसके बाद अगर आप नहीं भी आएंगे तो चलेगा? यूजुअली मैं जब पेशेंट से मिलता हूँ तब मैं उनको हमेशा यही बताता हूँ कि आज आपने मेरा चेहरा देख लिया, अब जन्म भर आगे चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसी प्रकार से आगे करेंगे, क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर, पुलिस और वकील जी, ये तीनों लोगों से किसी को मिलने को पसंद नहीं होता। तो जितना डॉक्टर दूर रहेगा उतना बेहतर पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर भी उसकी फैमिली लाइफ एंजॉय कर पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं कानपुर से हूँ, अभी तो मुंबई में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आपके 340 सेंटर्स हैं। मेरे पिताजी भी हार्ट पेशेंट हैं, 30 साल से हार्ट पेशेंट हैं। तो कानपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, क्या वहाँ पर भी या उसके आसपास सेंटर हैं? 100%। अभी भारत में 340 सेंटर्स ऑल ओवर द नेशन है। आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ऐसे सारे जगहों पे जहाँ पे भी आप बोलोगे वहाँ पे माधव बाग का सेंटर है। इधर हॉस्पिटल होगा नहीं तो क्लिनिक होगा। कोशिश कर रहे पूरे भारत में हर एक बंदे को जिसको भी रोग है उसको उस रोग से निकालने के लिए उसके घर के नज़दीक सेंटर होना चाहिए, यही कोशिश है। तो आज जो 340 सेंटर है, प्लान तो ये बना के चले हैं कि पूरे भारत में 1000 सेंटर होने चाहिए, जो हर एक पेशेंट को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो अपने घर के नज़दीक खुद को ट्रीट कर पाएगा, क्योंकि घर में जो पेशेंट रह के ट्रीट होता है उसके मन भी अच्छा रहता है और उसका खाना भी उसको करने के लिए अच्छा रहता है। तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। क्या बात। अब डॉक्टर साहब, वो फटाफट वाले जो सवाल होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, नहीं रैपिड फायर तो नहीं कहते, मतलब वो एक एकदम टारगेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। बेस्ट टिप्स टू कीप योर हार्ट हेल्दी आफ्टर 40? ओनली वन थिंग, दैट इज़ गोइंग टू बी एवरी मॉर्निंग, रोज़ सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम कसरत। उतनी एक चीज़ अगर रोज़ कर देते हो, सुबह के टाइम में नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम
कसरत मतलब 4 चीज़ों का मिलन। एक होगा वॉक, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, व्हाटएवर विल बी वन ऑफ दैट। सेकंड इज गोइंग टू बी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, थर्ड इज गोइंग टू बी योगासना, प्राणायाम, एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी मेडिटेशन। ये 4 चीज़ों का एकत्रीकरण करके अगर आपने रोज़ सुबह आधा घंटा अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग दैट यू विल प्रिवेंट योर हार्ट डिसीज। 40 के ऊपर वालों की बात हो गई, अब 40 के नीचे वालों की बात करते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स में भी बड़ी सारी डिजीजेज आ रही हैं। उनके लिए Simple क्या है। इलाज है? बीपी, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज। आजकल जो मुझे दिख रहा है वो यंगस्टर्स जो 20s 30s में जो जेनजी वगैरह वगैरह सारा जो ऑडियंस है, मैं जो देख रहा हूँ सब लोग आज किसी ना किसी कंपटीशन में लगे हुए हैं। उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा अचीव करना है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। तो ये जो लोग अभी कंपटीशन में जो रोज दौड़ रहे और किससे कॉम्पीट कर रहे उन्हीं को शायद पता नहीं है। मैं उनसे सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा, कॉम्पीट करना है तो खुद ही से कॉम्पीट कर लो। कल जो मैं था उससे आज बेहतर हो गया हूँ। तो ये करके अगर दिमाग को एकदम ठंडा रख के, नो एंग्जाइटी, नो स्ट्रेस, अगर ये जो नया जनरेशन है स्ट्रेस ना लेते हुए अगर खेल कूद में ज़्यादा अगर रुचि रखते हैं तो उनको हार्ट डिसीज आगे के लाइफ में नहीं होगी। वही गाना है ना, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे। वो गाना सुनना चाहिए लोगों को। कोई डॉक्टर साहब, कोई विटामिन या न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जो आप सजेस्ट करना चाहें गुड हार्ट हेल्थ के लिए? एब्सोल्युटली, देयर आर सेवरल ऑफ देम। जैसे विटामिन D3, ये बताया जाता है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। विटामिन B6 इज द वन ऑफ द बेस्ट विटामिन फॉर द हार्ट हेल्थ। विटामिन K2 अगेन इज अ वेरी गुड विटामिन फॉर द हार्ट हेल्थ। विटामिन B12 अगेन अ गुड विटामिन। मैं तो उल्टा बोलूँगा, सारे विटामिन A, D, E, K, विटामिन B12, B6, B3, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी ग्रेट। क्योंकि सारे विटामिन का काम होता है अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का जॉब प्रोफाइल निभाना। जो अपने शरीर में हमने गुस्सा करने के वजह से, चिढ़ने के वजह से, तेल से तला हुआ खाने के वजह से जो ऑक्सीडेशन निर्माण होता है, उस ऑक्सीडेशन को ब्लॉक करने का काम इन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का होता है। सो सारे विटामिन जितने आप रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स और रॉ ग्रेन्स आप जितने खाना चालू करोगे, उतना ही आपके शरीर में विटामिन ज़्यादा निर्माण होंगे। और अगर सप्लीमेंट के तौर पे कुछ लेना चाहें, सबसे बेस्ट इज गोइंग टू बी विटामिन D3, क्योंकि आज अगर हमने भारत में देखा तो अबाउट 60 to 70% पीपल आर सीन टू बी डेफिशिएंट इन विटामिन D3। तो क्या माधव बाग में हम लोग रखते हैं कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह? एब्सोल्युटली, वी डू हैव दो सप्लीमेंट्स बट इन अ डिफरेंट फैशन। जैसे कई सारे हर्ब्स हैं विच हेल्प यू इन द एब्जॉर्प्शन, बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और सबसे बढ़िया होगा घी। जो घी के साथ ये लेंगे तो घी इज समथिंग विच इज जो फैट सॉल्युबल विटामिन को इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके हार्ट को हेल्दी बना देगा। ओके, कोई एक्सरसाइज जो आप सजेस्ट करना चाहें स्पेशली हार्ट हेल्थ के लिए? अगर एक एक्सरसाइज अगर आप मुझसे पूछ लो तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा, लेकिन व्हाट आई वुड रादर से इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू बी प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्यों? आपके लंग्स आपके हार्ट के सबसे बढ़िया दोस्त है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके हार्ट पे आ जाता है तो पहले उसकी मदद करने के लिए दौड़ के आएंगे वो है आपके लंग्स। तो लंग्स को जितना आप मजबूत करके रख दो, आपके लंग्स आपके हार्ट को बचा ही लेंगे। तो हार्ट को बचाने के लिए लंग्स को पावरफुल करना और उसके लिए प्राणायाम करना। प्राणायाम रोज के रोज अगर सुबह के टाइम में करते हो, ग्रेट इनफ। That is one exercise. Second exercise that I will expect everybody to do is going to be meditation. Meditation मैं ऐसा समझता हूँ, I call it as a mindful meditation। मतलब यूजुअली लोग पूछते हैं मेडिटेशन मतलब मैं कुछ भी ना सोचूं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी तो सोच है, जो कुछ भी ना सोचूं वो तो दिमाग में होगी ही। तो मेरा कहना हमेशा होता है कि ऐसे नहीं। मेडिटेशन का काम होता है एक ऐसी वो सोच जो आपको अंदर से बहुत सुकून देती है। उस सोच के बारे में आंख बंद करके 1 मिनट सिर्फ सोच लो
कि वो जो मेरे लाइफ में जो इंसिडेंस हुआ था कितना ब्यूटीफुल था. 1 minute of that beautiful thought in your mind will reduce down the size of amygdala. अपने ब्रेन में एक ऑर्गन होता है जिसको एमिगडाला कहते हैं. वो एमिगडाला जितना सूज जाएगा उतना ही आपका डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाएगी, आपका स्ट्रेस दिखना चालू हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनी डिसीजंस. लेकिन वही एमिगडाला को हमने सूजन कम करा दी, आपकी डिसीजन पावर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, शायद MS धोनी बन जाओगे. और वो करने के लिए सबसे बेस्ट इज गोइंग टू बी माइंडफुल मेडिटेशन. एंड माइंडफुल मेडिटेशन मतलब वो सुंदर थॉट आपके ज़िंदगी का. 1 मिनट आंख बंद करके खुद से बात कर लो, आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ फॉर दैट. वो अगर कर लिया तो माइंडफुल मेडिटेशन वहीं हो जाता है. क्या बात है. माधव बाग किस तरह से इस मिशन को पूरा करने में लगा है, इंडिया हार्ट डिजीज़ फ्री? माधव बाग का जो ये धर्म है, जो माधव बाग की शुरुआत हुई थी, डैडी की जो तकलीफ़ें मैंने देखी थी, तो मेरा हमेशा प्रयत्न यही होता है कि हर एक पेशेंट जो हार्ट डिसीज से रिवर्स होता है, जिसके एंजियोग्राफी के रिपोर्ट्स हम पहले और बाद में दिखा देते हैं, ये देखो आपके ब्लॉकेजेस कम हो गए, ये हो डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो GTT करके दिखा देते हैं, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जिनको हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करके दिखा देते हैं. तो ये सारे लोग जब डिसीज से रिवर्स होते हैं, और जब हमारे माधव बाग की एक ऑर्गेनाइजेशन के एक कल्चर है, जो ये लोग जो रिवर्स हो गए उनके डिसीज से, उनको हम गोल्ड मेडल दे करके फेलिसिटेट करते हैं, क्योंकि उनकी इस पूरी मेहनत के वजह से ये हो सका. और जब भी ये प्रोसेसेस होते हैं, मैं हमेशा डैडी को सॉरी कहता हूँ कि आपको बचा नहीं पाया, औरों को बचाऊंगा. तो इस हिसाब से जो आगे चल रहे हैं, तो टारगेट ये लेकर के चले कि 1000 क्लिनिक्स इज़ व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर, एंड 2000 हॉस्पिटल बेड्स, जिसको भी ज़रूरत पड़ती है. अगर डिसीज़ आगे के लेवल पे चला गया है तो उसको रिवर्स करने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे रेसिडेंशियल जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, वो हमारे देख रेख में हम आपको ये सारी चीज़ें हम रिवर्स करा के दे देते हैं. तो इसी प्रकार से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ऐसे लोगों के लिए जिनको रोग हो रखा है उनके लिए क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं, और जिनको रोग होने नहीं देना है उनके लिए आपके जैसे पॉडकास्ट है. तो इस प्रकार से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. जितने ज़्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंचेगा वही सबसे बेस्ट वे है डिसीज़ को रिवर्स करने का. तो आप तो पहुंच रहे लोगों तक, लोग आप तक कैसे पहुंचे? वेबसाइट, कांटेक्ट? कई सारे वेज है. वेबसाइट है, वेबसाइट पे से कांटेक्ट कर सकते हैं. एज वेल एज वी हैव कॉल सेंटर, जहाँ पे कॉल सेंटर का नंबर है, वहाँ से आप ये कर सकते हो. एज वेल एज अपना MIB पल्स ऐप है जो आप फ्री डाउनलोड के लिए है, वो आप कर सकते हो, जहाँ पे आपका नज़दीक का क्लिनिक आपको मिल सकता है. कई सारे प्रकार से. और आजकल जो पेशेंट्स अपने पास आते हो सारे वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं. कोई उन्होंने उसका डिसीज़ रिवर्स कर दिया तो वही लेके आता है दूसरे को, तो वो कराते हो. ये एक मिशन बन चुका है सारे पेशेंट्स के लिए कि पेशेंट्स अगर डॉक्टर के दोस्त बन जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बन जाता है. क्योंकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को जब बताता है कि मैंने मेरा रोग रिवर्स कर लिया, तू भी कर पाएगा, एक दोस्त जब दूसरे दोस्त को बताता है तो विश्वास बहुत जल्दी आ जाता है. वही माधव बाग की स्ट्रैटेजी है कि माधव बाग के डॉक्टर्स भी पेशेंट के दोस्त हैं. हम ना कोई डॉक्टर्स हैं, हम ना कोई बहुत ज्ञानी लोग हैं, हम दोस्त हैं. दोस्ती से इस रोग को हम खाली करवाएंगे. फ्रेंचाइज मॉडल भी है आपका, तो अगर डॉक्टर्स कोई ज्वाइन करना चाहते हैं इस फ्रेंचाइज मॉडल को? ऑल दोज डॉक्टर्स, क्योंकि मेरी जो स्टोरी थी, मेरे डैडी की, मैंने जो सारे जो तकलीफ सहन की, ऐसे कई लोगों को उनके डैडी या मम्मी या किसी रिलेटिव को गंवाना पड़ता है इस रोग की वजह से. ऐसे कई सारे डॉक्टर्स भी होते हैं जो इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं. ऐसे सारे डॉक्टर्स को मैं हमेशा इन्वाइट करना चाहूँगा कि आ जाओ, इस मिशन से जुड़ जाओ. क्योंकि मुझे ये लगता है कि आयुर्वेद ही ऐसा एक साइंस है जो हार्ट डिसीज को कम करवा सकता है, हार्ट डिसीज को टाल सकता है, हार्ट डिसीज को रिवर्स कर सकता है. तो सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो साइंस सीखे हो वो सबसे बेहतरीन साइंस है, उसके आगे कुछ है ही नहीं. देव ऋषियों ने लिख के रखा हुआ साइंस है.
5000 वर्षों से सिमिलर वो सारी प्रिंसिपल्स वैसी की वैसी है। तो ये साइंस शाश्वत है, इसे 100% अपनाना चाहिए। तो सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मैं बोलूँगा कि आ जाओ, मिशन से जुड़ जाओ। अपना एक ही मिशन होना चाहिए कि इस पेशेंट को कैसे मैं इस डिसीज से उनको बाहर कर सकूं। डॉक्टर साहब, बहुत ही नोबल थॉट और एक बहुत ही नोबल मिशन लेकर आप चल रहे हैं। ये जैसा कि मैंने कहा, हालांकि महामारी नहीं कह सकते, पर एक महामारी ही की तरह हो गया है। बस एक से दूसरे पे नहीं जा रहा है, लेकिन वो फैल ऐसे ही रहा है। आप इस मिशन में कामयाब हैं और भी ज़्यादा कामयाब हों, और पूरे देश भर में आप हर गली नुक्कड़ में पहुँचें, लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराएं। ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। हमसे बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, दुर्घटना से देर भली। तो थम जाइए और प्रिवेंशन पर ध्यान दीजिए। और अगर लग रहा है कि किसी ऐसी बीमारी के जाल में फंस गए हैं, हार्ट से रिलेटेड, डायबिटिक हो गए हैं या थायराइड से रिलेटेड, तो माधव बाग क्लिनिक जाएं और रिवर्सल पर काम करें। देखिए, मैजिक, जादू कहीं नहीं है, करना सब कुछ है, सब कुछ अपने अंदर है। रास्ता दिखाने के लिए जामवंत है हमारे पास। बस संवाद पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।